वेल सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो दोस्तों आप सभी लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। वेलकम टू मिशन संभव 2.0 जीएसटी चैप्टर वाइज चार्ट रिवीजन फॉर सीए सीएम एंड सीएस फाइनल। और आज का टॉपिक है अपील रिव्यू रिवीजन एंड टीडीएस टीसीएस। आई होप आप कंटिन्यूस बेसिस पर रिवीजन कर रहे होंगे और मेरे रिवीजन आपको डेफिनेटली बहुत हेल्प कर रहे होंगे। और इस बार आईडीटी में 80 पार, उसके नीचे आपको सोचना भी नहीं है। दोस्तों अगर कोई ये फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहा होगा तो मैं कुछ बातें आगे बढ़ने के पहले आपको बताना चाहूँगा कि मैंने बहुत सारे टॉपिक्स के रिवीजन वीडियोस डाल दिए हैं जीएसटी में। आपको उसकी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ साथ में क्वेश्चन या डिस्कशन का भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। यस, बहुत सारे क्वेश्चन का टॉपिक के क्वेश्चन इस वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल दिए। कुछ टॉपिक्स बाकी है तो ग्रेजुअली जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं वो भी टॉपिक्स रिकॉर्ड करके डाल दूंगा। तो यस, अमेंडमेंट्स का भी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दिया है तो डिस्क्रिप्शन जरूर देखिएगा। और मिशन संभव के लिए अगर आपको अपडेटेड नोट्स चाहिए फॉर माय चार्ट्स एंड अदर जो भी मैं आपको नोट्स दे रहा हूँ, साथ साथ में आपको टेलीग्राम ग्रुप भी लिंक मिशन संभव की ज्वाइन करना है। और इसकी सारी डिटेल्स जो है मैंने मेरे फर्स्ट वीडियो में बताया हुआ है तो वो वीडियो जरूर देखिएगा, जिसमें आपको हमारे वेबसाइट पे लॉगिन करना है। फ्री कंटेंट में जाके आपको मिशन संभव का जो है यहाँ कोर्स बाय करना है जो टोटली फ्री है। और आपका लॉगिन हमारे वेबसाइट पे क्रिएट होगा और उस लॉगिन में आपको सारा ओके पीडीएफ जो है अपडेटेड मटेरियल मिल जाएगा। ये जो पीडीएफ है इसमें आपको चार्ट बुक का प्लस अमेंडमेंट्स का और प्लस मुझे अगर कोई समरी इंपॉर्टेंट लगती है तो मैं वो भी उसमें ही डालने वाला हूँ, तो आपको लॉगिन में आपको जरूर मिल जाएगा। साथ साथ में उसी लॉगिन में आपको स्टडी ग्रुप में टेलीग्राम लिंक मिल जाएगी। वो टेलीग्राम लिंक आप जो है जरूर ज्वाइन कीजिएगा क्योंकि आपका मेरा कोऑर्डिनेशन उस टेलीग्राम लिंक से ही होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रिवीजन मिशन संभव। आर यू रेडी? यस और नो? चलो। तो दोस्तों टॉपिक है अपील रिवीजन या अपील रिव्यू रिवीजन, आप ये कह सकते हो। हम स्टार्ट कुछ ऐसा करेंगे कि पावर ऑफ द डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट के पास पावर जो है एडमिनिस्ट्रेटिव इन्वेस्टिगेटिव पावर्स है, जिसमें अगर आपको याद होगा तो यहाँ पे सेक्शन 73 74 में शो कॉज नोटिस आई, डिमांड ऑर्डर आई और उन्होंने डिमांड ऑर्डर इशू कर दिया। या फिर उनका स्क्रूटिनी असेसमेंट हुआ, बेस जजमेंट असेसमेंट, यहाँ बीजेए। यहाँ बीजेए का मतलब बेस जजमेंट असेसमेंट। ओके, उनका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हुआ होगा। ओके, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हुआ होगा। या फिर सेक्शन 73 74 76 का ऑर्डर आया होगा या कोई भी अदर ऑर्डर में ऑफेंस एंड प्रोसिक्यूशंस में आप देखोगे तो सेक्शन 122 का पेनल्टी का ऑर्डर, 123 का ऑर्डर या 129 130 का ऑर्डर या ऑफेंस एंड प्रोसिक्यूशंस का ऑर्डर 132 में। तो कोई भी ऑर्डर अगर उसका ऑफिसर ने केस एडजुडिकेट किया होगा, मे बी इन्वेस्टिगेशन करके ऑर्डर आया होगा या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर आया होगा, तो जो भी ऑर्डर ऑफिसर का आया उसे हम कहेंगे एडजुडिकेशन ऑर्डर। भाई ऑफिसर ने तो ऑर्डर दे दिया, अब ऑर्डर देने के बाद उस ऑर्डर से आप सेटिस्फाइड नहीं हो और आपको न्याय चाहिए, आपको जस्टिस चाहिए, तो अब आपके पास क्या ओके रिकोर्स अवेलेबल है, आपके पास रेमेडी क्या है? तो बीएस आपके पास रेमेडी है अपील में जाने की। भाई सुप्रीम कोर्ट तो धमाल मचा रहा है तो देखो ओके यहाँ पे कोर्ट जो है हमारी बात जरूर सुनेगा। तो जो भी ऑफिसर ने ऑर्डर दिया है, मे बी टैक्स का, इंटरेस्ट का, पेनल्टी का, ऑफेंस का, प्रोसिक्यूशंस का, स्क्रूटिनी, बेस जजमेंट असेसमेंट का ऑर्डर, वॉट एवर इट में भी अंडर डिफरेंट सेक्शन, तो उसके अगेंस्ट में एडजुडिकेशन ऑर्डर आपके केस पे आई है। अब ये एडजुडिकेशन ऑर्डर जब आती है तो इसमें मैंने वर्ड यूज किया प्रॉपर ऑफिसर। मतलब ऑफिसर जो भी होगा जिसने भी एडजुडिकेट किया होगा, एडिशनल कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर या कमिश्नर ने, जो हम उसको अभी लेते हैं प्रॉपर ऑफिसर। प्रॉपर ऑफिसर ने एडजुडिकेट कर दिया ऑर्डर। अब प्रॉपर ऑफिसर ने एडजुडिकेट करने के बाद मैंने यहाँ 3 टाइटल दी है, अपील, रिव्यू एंड रिवीजन। ओके, तो भाई ये 3 टाइटल किस बात के हैं, अपील, रिव्यू और रिवीजन, तो इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अपील से रिलेटेड। अब ऑफिसर का ऑर्डर आ गया, आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो। ओके, और दूसरा बात करेंगे ऑर्डर जो आरए रिविजनल अथॉरिटी। ओके, आपकी ऑफिसर की ऑर्डर रिवीजन के लिए कब जाती है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सो दोस्तों समझ लो यहाँ पे प्रॉपर ऑफिसर ने ऑर्डर दे दिया और आप सेटिस्फाइड नहीं हो और आपको अपील में जाना है, तो आप अपील फाइल कर सकते हो। तो अब अपील के लिए मैं 2 वर्ड यूज करूंगा, एक एग्रीड पर्सन। एग्रीड पर्सन मतलब जिसके अगेंस्ट में भी ऑर्डर आई, मतलब हमारे टैक्स पेयर में भी टैक्स का, इंटरेस्ट का, पेनल्टी का ऑर्डर आया होगा, तो एग्रीड पर्सन एक मैं बात करूंगा। और दूसरा है डिपार्टमेंट, यहाँ हम डिपार्टमेंट की भी बात करेंगे। तो अब दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं कि अब ऑर्डर आ गई, ऑफिसर ने ऑर्डर दे दी, उस ऑर्डर से मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ।
तो हम बात करेंगे एग्रीड पर्सन की। तो एग्रीड पर्सन अपील फाइल करेगा। पहली अपीलेबल अथॉरिटी है अपीलेट अथॉरिटी, जिसको मैं शॉर्ट में ए कहूँगा। ओके, ए कहूँगा, अपीलेट अथॉरिटी आपने भी लिख लेना। ये अपीलेट अथॉरिटी मतलब कोर्ट नहीं होता है, मतलब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं होते, ना ट्रिब्यूनल होता है। ये अपीलेट अथॉरिटी बाय एक्ट थ्रू सेक्शन, अगर हम सेक्शन पढ़े तो बाय एक्ट थ्रू सेक्शन बनाई गई है। जो यहाँ पे कमिश्नर अपील्स या जॉइंट कमिश्नर ऑफ अपील्स यही होती है। तो केसेस जो है कुछ लिमिट तक इन अथॉरिटी के पास जाता है, तो कुछ सर्टन लिमिट तक ओके अगर अमाउंट होगा तो इन अथॉरिटी के पास जाता है, जिसे हम अपीलेट अथॉरिटी कहते हैं। तो आपका पहला अपील अगर कुछ सर्टन लिमिट तक अमाउंट होगा तो वो केस में अपीलेट अथॉरिटी के पास जाएगा। नाउ जब आप पहला अपील फाइल करोगे तो फॉर्म क्या होगा? तो फॉर्म होता है APL 01। ओके, APL 01 में आपकी अपील जाएगी। मैनर इलेक्ट्रॉनिकली आपको फाइल करना पड़ेगा। ओके, या फिर कोई अदर वे कमिश्नर ने नोटिफाई किया होगा तो वो अदर वे से फाइल करना पड़ेगा, अगर पोर्टल पे फाइल नहीं हो पा रहा है। टाइम लिमिट जरूर याद रखना, विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर। जिस दिन ऑर्डर आपको कम्युनिकेट की गई वहां से 3 महीने के अंदर अपील फाइल करनी पड़ेगी, जिसका कॉन्डोनेशन 1 मंथ का हो सकता है। ओके, तो ये जो है आपकी अपील जाएगी टू द अपीलेट अथॉरिटी। अब अपीलेट अथॉरिटी यानी कौन होता है? यहाँ पे अपीलेट अथॉरिटी होता है अगर ऑफिस ऑर्डर एडिशनल कमिश्नर या जॉइंट कमिश्नर ने दिया होगा तो कमिश्नर अपील आपकी अपीलेट अथॉरिटी होगी, और आपका असेसमेंट असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्यूटी कमिश्नर ने किया होगा या सुपरिटेंडेंट ने किया होगा तो आपकी अपीलेट अथॉरिटी होती है जॉइंट कमिश्नर अपील्स, ये आपकी अपीलेट अथॉरिटी होती है। अब इसमें मैंने एक पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है और वो है ए शैल नॉट रेफर द केस बैक टू फ्रेश एडजुडिकेशन। ये वाला पॉइंट थोड़ा समझने की कोशिश करना। ओके, जैसा फ्रेश एडजुडिकेशन क्या होता है, बहुत सी बार समझ लो आईटीसी के कैलकुलेशन है और आईटीसी के कैलकुलेशन जो है ओके सही ढंग से नहीं हुए। ओके, एग्जांपल के तौर पे रूल 42 43 के फॉर्मूला है अपॉर्शनमेंट ऑफ आईटीसी बिटवीन एग्जम्प्टेड गुड्स एंड टैक्सेबल गुड्स, और उसमें कुछ गड़बड़ हुई है या कैलकुलेशन सही ढंग से नहीं हुए हैं। तो वो सिचुएशन में जहां तक देखा जाए तो अपीलेट अथॉरिटी जो है यहाँ पे वापस जो ओरिजिनल अथॉरिटी ने एडजुडिकेशन किया होगा। अब ओरिजिनल अथॉरिटी ने एडजुडिकेशन किया मतलब क्या? मे बी 73 का शो कॉज नोटिस दिया, 74 का शो कॉज नोटिस दिया, या कोई अदर सेक्शन में एडजुडिकेशन किया है, तो केस वापस नहीं भेजता है। अगर कोई भी मिसिंग पॉइंट हो गए या कोई भी कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो खुद ही उसको कंसिडर कर लेगा, खुद ही कैलकुलेशन फाइनल कर लेगा। या ऐसे कुछ पॉइंट्स हो गए जो प्रोसीडिंग के टाइम ऑफिसर ने सबमिट टैक्स पेयर ने दिए थे ओके प्रोसीडिंग के वक्त, लेकिन टैक्स पेयर ने वो पॉइंट्स देने के बाद भी या वो एविडेंसेस देने के बाद भी या अपना रिप्लाई सबमिट करने के बाद भी ऑफिसर ने उसको कंसीडर नहीं किए, तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो है, अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने कंसीडर नहीं किए तो अपीलेट अथॉरिटी उसको कंसीडर कर लेगी और वो इशू को वहां फाइनल कर लेगी। दे कैन नॉट सेंड बैक द केस फॉर फ्रेश एडजुडिकेशन, दे विल कंक्लूड बाय कंसीडरिंग ऑल एक्स्ट्रा एंड एडिशनल पॉइंट्स। वो वापस जो है केस से वापस नहीं करेंगे फ्रेश एडजुडिकेशन के लिए, अगर उनके सामने ऐसे कुछ पॉइंट्स आए जहां ये क्लियर हो जाते हैं कि वो पॉइंट ओके टैक्स पेयर ने दिए थे पर ऑफिसर ने कंसीडर नहीं किए या कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक रही, तो वो खुद ही कंक्लूड कर लेंगे, वो वापस नहीं भेज सकते हैं। तो ये वाला पॉइंट मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस में या एमसीक्यू क्वेश्चन में आ जाए 2 मार्क के लिए या एमसीक्यू में 1 मार्क के लिए आ जाए कि वेदर अपीलेट अथॉरिटी कैन सेंड बैक द केस फॉर फ्रेश एडजुडिकेशन, नो दे कैनॉट सेंड बैक द केस फॉर फ्रेश एडजुडिकेशन। फिर एक कॉन्सेप्ट आता है और वो कॉन्सेप्ट आता है प्री डिपॉजिट्स का। सर ये प्री डिपॉजिट्स क्या होते हैं भाई? यहाँ पे आपके जैसा टैक्स पेयर जो है उसको पता होता है कि उसने टैक्स कम दिया है, उसको पता होता है कि उसने फ्रॉड किया है, उसको सारी चीज़ें पता होती है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो अपील में जाके केस को स्ट्रेच करना चाहता है, टाइम बाय करना चाहता है और अच्छी फ्रॉडुलेंट केसेस को होगी या वो अननेसेसरी कोर्ट का टाइम वेस्ट करना चाहता है। तो वो सिचुएशन में अगर ये प्री डिपॉजिट का कॉन्सेप्ट नहीं होता तो हर कोई बंदा क्या करता, राइट या रॉन्ग डाल दे यार, केस डाल दे, स्टे लेके आ जा, पैसा बाद में देंगे, ओके केस डाल दे, अपील कर दे उसके अगेंस्ट में, कोई भी करेगा। इसलिए गवर्नमेंट ने एक कॉन्सेप्ट लाया और वो कॉन्सेप्ट लाया प्री डिपॉजिट्स का। प्री डिपॉजिट की प्रोविजन अच्छे से पढ़ के जाना, मैंने सेक्शन जहां जरूरत है वहीं रेफर किया है, आप सेक्शन याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ के चले जाना तो आपको ओके यहाँ पे ये अपील चैप्टर याद रखने में आसानी होगी। और सच कहूँ तो ये जो है आप ये फ्लो देख लेना चार्ट से और सीधा सीधा क्वेश्चन पे शिफ्ट हो जाना। अब प्री डिपॉजिट्स क्या होता है? तो ओके यहाँ पे कहीं कोर्ट का मिसयूज ना हो जाए इसके वजह से गवर्नमेंट ने
ये लिखा है कि अगर किसी को भी अपील फाइल करनी होगी तो उसको डिपॉजिट्स रखने पड़ेंगे कोर्ट के पास, ओके, और वो डिपॉजिट रखने के बाद ही अपील फाइल होगी। तो भाई ये प्री डिपॉजिट मैंडेटरी होते, रखने ही पड़ते, इसके बिना अपील आपकी एक्सेप्ट नहीं होती है। तो प्री डिपॉजिट कितना, तो ए के पास अगर आप जाओगे तो प्री डिपॉजिट है फुल अमाउंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी फाइन अग्रीड। ये अग्रीड वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, मतलब आप जो अग्री करते हो कि हाँ सर, मतलब इतना टैक्स, इतना टोटल डिमांड ऑर्डर आया है, इतनी शो कॉज नोटिस आई है, इतनी डिमांड ऑर्डर है, इसमें से टैक्स की अमाउंट 40 लाख है, इसमें से मैं 20 लाख का अग्री करता हूँ कि भाई 20 लाख मेरा पेबल आ रहा है, करस्पॉन्डिंग इंटरेस्ट और पेनल्टी पेबल आ रहा है। तो जो आप अग्री करते हो वो तो पूरा ही आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा, और जो भी बाकी डिस्प्यूटेड अमाउंट है उसका 10%, सुनिए, डिस्प्यूटेड अमाउंट का 10% आपको देना पड़ेगा, पर मैक्सिमम आपको 25 करोड़, उससे ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। इसमें कि ये प्रोविजो जो है, और ये प्रोविजो बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोविजो है, ओके, इसके ऊपर 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। प्रोवाइडेड दैट नो अपील शैल बी फाइल्ड टू ए अगेंस्ट द ऑर्डर अंडर सेक्शन 129(3) अनलेस अ सम इक्वल्स टू 25% ऑफ पेनल्टी हैज बीन पेड बाय द अपीलेंट। हाँ, ये पॉइंट थोड़ा अच्छे से समझ लो। अब ये पॉइंट क्या कहता है यहाँ पे कि अगर यहाँ सेक्शन 129(3) का केस होगा, 129(3) में ट्रांजिट में डिटेन किया गया, ध्यान से सुनना, 129(3) में आपका अगर कोई कन्वेंस ट्रांजिट में डिटेन किया गया क्योंकि इवेबल नहीं था, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट नहीं था, तो वो केस में अगर आपको थोड़ा बहुत याद होगा ऑफेंस एंड प्रोसिक्यूशन चैप्टर, तो उसमें ओनर सामने आया तो पेनल्टी कितनी रहेगी, ओनर सामने नहीं आया तो पेनल्टी कितनी रहेगी, हमने पेनल्टीज देखी थी सेक्शन 129 की, और उसकी केस आपके अगेंस्ट में लगी होगी। अगर उसकी केस आपके अगेंस्ट में लगी होगी और आप अपील में जा रहे हो और आपको प्री डिपॉजिट है, तो प्री डिपॉजिट आपको मिनिमम 25% ऑफ पेनल्टी देना ही पड़ेगा। यानी यहाँ पे आप एग्री करो या ना करो, ओके, हमने क्या देखा कि जो एग्रीड है वो पूरा, और जो एक डिस्प्यूटेड अमाउंट है 10%। लेकिन अगर सेक्शन 129(3) का केस वेरी इंपॉर्टेंट होगा तो मिनिमम आपको 25% ऑफ पेनल्टी डिपॉजिट करना ही पड़ेगा। ओके, तो ये था रिगार्डिंग टू कि जो है हमने देखा डिपॉजिट अमाउंट कितना रहेगा। चलिए अब थोड़ा डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे, चलो, तो ये हमने देखा प्री डिपॉजिट, और प्री डिपॉजिट यहाँ पे आपको देना पड़ेगा तो ही अपीलेट अथॉरिटी के पास केस जाएगी। नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट आता है रिव्यू। एक्चुअली रिव्यू एक वर्ड है जो पहले से यूज किया जा रहा है, इसको हम कहते हैं अपील बाय कमिश्नर। अपील बाय कमिश्नर यानी अपील जो है 2 लोग करते हैं, एक होता है एग्रीड पर्सन यहाँ पे, ओके, एक होता है एग्रीड पर्सन और एक होता है कमिश्नर। तो अब अपने ही प्रॉपर ऑफिसर, मतलब जो भी जीएसटी का ऑफिसर होगा, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, सुपरिटेंडेंट, उसने ही एडजुडिकेशन किया है, और उसकी ऑर्डर उसका सीनियर ऑफिसर यानी कमिश्नर उसकी ऑर्डर अपील करेगा, और उसकी ऑर्डर को अपील करना इसे रिव्यू कहा जाता है, इसे रिव्यू कहा जाता है। तो सर ऐसा कैसे होता है कि अपने ही ऑफिसर का ऑर्डर वो रिव्यू करेगा? हो सकता है कि यहाँ हायर अथॉरिटी को ऐसा लग रहा है कि उसके लोअर अथॉरिटी ने जो ऑर्डर दिया है इट्स नॉट लीगल और प्रोप्राइटी, एंड जस्ट टू कंफर्म अबाउट लीगल एंड प्रोप्राइटी ही वांट टू रिव्यू द ऑर्डर, उसे हम कहते हैं अपील बाय कमिश्नर या रिव्यू ऑर्डर। तो अब देखो ऑर्डर के अगेंस्ट में 2 लोग अपील फाइल करते हैं, एक एग्रीड पर्सन फाइल करता है और दूसरा जो है यहाँ पे कमिश्नर, जिसे हम रिव्यू कहते हैं। तो सर एक आधा कोई एग्जांपल जिसमें ऑर्डर लीगल और प्रोप्राइटी नहीं है, जैसे अभी सबसे ज्यादा रिव्यू ऑर्डर में जा रही है रिफंड की केसेस। सेक्शन 89(4) में 0 रेटेड सप्लाई के रिफंड मिलते हैं, आपको याद होगा, तो उसमें फॉर्मूला लगता है जिसमें अगर आपको याद होगा तो इनपुट सर्विस और कैपिटल गुड्स, इनपुट और इनपुट सर्विस के वो रेशियो में आपको रिफंड मिलते हैं, या इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर में इनपुट के ही रेशियो मिलते हैं। अगर ऑफिसर को कहीं पे ऐसा लग रहा है कि जो रिफंड दिया गया बाय देयर लोअर अथॉरिटी, वो जो रिफंड है वो रिफंड लीगल नहीं है, प्रोप्राइटी नहीं है, उसके कैलकुलेशन सही नहीं है और एज पर लॉ नहीं है, ओके, जैसे इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर की बात करें तो ऑफिसर को ऐसा लग रहा है कि इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर में जो इनपुट्स इक्वल रेट पे है, जो लोअर रेट पे है इनपुट्स उसका, ओके, जो इनपुट्स लोअर रेट पे है या इक्वल रेट पे है उसके रिफंड नहीं मिलने चाहिए, हाँ जो हायर रेट पे है, ओके, उसके रिफंड मिलने चाहिए इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर में। तो ऐसे सिचुएशन में अगर ऑफिसर को ऐसा लग रहा है कि जो उसके लोअर ऑफिसर ने ऑर्डर दी है, मे बी टैक्सेबिलिटी की ऑर्डर दी होगी, मे बी रिफंड की ऑर्डर दी होगी, मे बी वैल्यूएशन की ऑर्डर दी होगी, मे बी आईटीसी का ऑर्डर दिया होगा, वो ऑर्डर एज पर लॉ कहीं तो भी सही नहीं लग रही है, नॉट लीगल लग रही है, नॉट प्रोप्राइटी लग रही है, तो वो अपने ही ऑफिसर की ऑर्डर, ओके, अपीलेट अथॉरिटी को रिव्यू के लिए दे सकता है।
यानी उसकी अपील फाइल कर सकता है कि भाई एक बार ऑर्डर चेक करो ओके कि जो मेरे ऑफिसर ने दिया ये एज पर लॉ सही है या गलत है, इसको हम कहते हैं रिव्यू। तो ऑन हिज ओन मोशन और इन एट द रिक्वेस्ट ऑफ द कमिश्नर फ्रॉम एसजीएसटी और यूटीजीएसटी, या फिर असेसमेंट सीजीएसटी ऑफिसर ने किया होगा तो रिक्वेस्ट एसजीएसटी और यूटीजीएसटी क्या आया है कि भाई ये ऑर्डर कैलकुलेशन सही नहीं है, ये ऑर्डर लीगल नहीं है, प्रोप्राइटरी नहीं है, तो एपीएल 03 में ये जो है अप्लाई करेंगे इलेक्ट्रॉनिकली। ओके यहाँ पे ये रिव्यू के लिए जाएंगे। टाइम लिमिट है इनके पास 6 मंथ्स, ख्याल रखना अपने ही ऑफिसर की ऑर्डर रिव्यू करने के लिए टाइम पीरियड है 6 मंथ्स फ्रॉम द कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर, 1 मंथ कंडोनेशन ऑफ डिले, और इसमें कोई प्री डिपॉजिट्स नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ क्यों प्री डिपॉजिट होंगे, वो तो अपने ऑफिसर की ऑर्डर रिव्यू कर रहे हैं, तो यहाँ कोई प्री डिपॉजिट्स नहीं होंगे, और ये जो है अपीलेट अथॉरिटी के पास ऑर्डर रिव्यू करवाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट हमने देखा अपील, एंड सेकेंड कॉन्सेप्ट हमने देखा ओके यहाँ पे रिव्यू। उसके बाद में आते हैं थर्ड वाला कॉन्सेप्ट रिवीजन। भाई एडजुडिकेशन ऑर्डर आ गया, अब ये एडजुडिकेशन ऑर्डर आने के बाद अगर रिविजनल अथॉरिटी, अब रिविजनल अथॉरिटी कौन होता है मैं आगे बताऊंगा, ओके रिविजनल अथॉरिटी को ऐसा लगता है कि ऑर्डर कंप्लीटली इरोनियस है, इरोनियस है मतलब प्रीजुडियस टू रेवेन्यू है, जिससे गवर्नमेंट का नुकसान हुआ है, यानी उनके ही ऑफिसर ने ऑर्डर दी है और वो ऐसी ऑर्डर दी है कि जिसमें गवर्नमेंट का नुकसान हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पे भाई जो जिसने असेसमेंट किया होगा हो सकता है कि उसने ओके सही नहीं किया, सही न करने के बहुत सारे रीज़न होते हैं, ओके वो सीसी को फेवर दे दिया, उसके भी बहुत सारे रीज़न होते हैं, और सीनियर ऑफिसर को ऐसा लग रहा है, जिसे हम आरए कहेंगे, रीजनल अथॉरिटी को ऐसा लग रहा है, सॉरी रिवीजन अथॉरिटी को ऐसा लग रहा है कि ऑर्डर बिल्कुल इरोनियस है, गलत है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं जो अभी अभी रिसेंट हमारे केस में हुआ था, क्लाइंट के केस में 89(4) में जो यहाँ पे आपको रिफंड मिलते हैं जीरो रेटेड सप्लाई केस में, वो इनपुट और इनपुट सर्विस के आईटीसी के ही रिफंड मिलते हैं, कैपिटल गुड्स के नहीं मिलते हैं। और ऑफिसर ने उसमें कैपिटल गुड्स का भी आईटीसी लेके रिफंड ग्रांट कर दिया, ऑर्डर दे दिया रिफंड का। और जब ये पता चला रिविजनल अथॉरिटी को, जो क्योंकि ऑडिट्स होते हैं, ऑडिट्स होने के बाद रिविजनल उसके क्वेरीज निकलती है, और रिविजनल अथॉरिटी को पता चला कि उसके जो लोअर ऑफिसर ने है वो ऑफिसर ने उसमें कैपिटल गुड्स के आईटीसी भी रिफंड दे दिए, तो वो कंप्लीट इरोनियस ट्रीट कर देगा उसको, या इलीगल इम्प्रॉपर ट्रीट कर देगा उसको, ओके कंप्लीटली इलीगल इम्प्रॉपर या नॉट कंसीडरिंग द मटेरियल फैक्ट्स को कंसीडर कर लेगा। तो वो सप्लाई का हो, रिफंड का हो, आईटीसी का हो, या आईटीसी में एग्जाम सप्लाई में ओके उसके भी आईटीसी दे दिए जो ब्लॉक क्रेडिट के थे, ओके और कंप्लीटली इरोनियस ऑर्डर है, इम्प्रॉपर है, इलीगल है, तो ये केस रिवीजन में चले जाती है, ये केस रिवीजन में चले जाती है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिव्यू एंड रिवीजन? रिव्यू के केस में क्या होता है बेटा, रिव्यू के केस में यहाँ पे कि ऑफिसर जस्ट कंफर्म करना चाहता है कि वो एज पर लॉ है या नहीं है, एज पर प्रोप्राइटी है या नहीं है, ओके यानी ऑफिसर खुद ही ओके यहाँ क्लियर नहीं है कि भाई सच में इरोनियस है क्या, सच में ओके यहाँ गवर्नमेंट का रेवेन्यू अफेक्ट हुआ है क्या, ओके तो ऑफिसर एज पर लॉ सिर्फ चेक करना चाहता है, तो वहां रिव्यू होगा। लेकिन जहां डिपार्टमेंट कंफर्म है कि भाई ये कंप्लीटली इरोनियस है, कैपिटल गुड्स का आईटीसी का रिफंड मिलना ही नहीं चाहिए, या कंप्लीटली इलीगल ऑर्डर दिया हुआ है, तो वो फिर रिव्यू के लिए जाएगा नहीं, वो डायरेक्ट रिवीजन में ले लेंगे ऑर्डर को। ओके जहां कंफर्म नहीं है, जस्ट चेक करना है एज पर लॉ या नहीं है, वहां रिव्यू होता है, जहां कंफर्म है वहां डायरेक्ट रिवीजन के लिए चले जाता है। तो ऐसे केस में वो यहाँ पे 3 केसेस में इरोनियस होगा, इलीगल ओके इम्प्रॉपर होगा, या नॉट कंसिडरिंग द मटेरियल फैक्ट होगा, तो वो केस में रिवीजन होगा। तो रिवीजन ऑन हिज ओन मोशन खुद लेगी, रिविजनल अथॉरिटी जो है या रिवीजन के लिए खुद ले लेगी केस को, ओके या फिर इंफॉर्मेशन रिसीव्ड बाय हिम, ओके कहीं से उनको इंफॉर्मेशन आई, या ऑन रिक्वेस्ट ऑफ एसजीएसटी और यूटीजीएसटी कमिश्नर में कॉल एंड एग्जामिन द रिकॉर्ड्स, ओके तो वो खुद उनको पता चला तो वो, या कहीं से इंफॉर्मेशन आ गई वो केस में, या फिर वो ऐसे सिचुएशन में जो है अगर एसजीएसटी यूटीजीएसटी का रिकमेंडेशन आता है कि भाई इस ऑर्डर को रिव्यू के लिए, रिवीजन के लिए ले लो, सीधा सीधा इलीगल है, तो वो रिवीजन के लिए यहाँ पे कंसीडर कर लेगी। हाँ ये वाला पॉइंट समझ लो, ये वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। रिकॉर्ड्स, यहां आपके जो रिकॉर्ड्स मंगवा लिए जाएंगे इंक्लूड्स ऑल रिकॉर्ड्स अवेलेबल एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन बाय आरए, मतलब जब रिवीजन के लिए रिकॉर्ड्स मंगवाए जाएंगे तो सारे रिकॉर्ड्स आप पे मंगवाए जाएंगे। अब समझ लो ओके यहाँ पे कोई कंपनी है जिसके एक ऑर्डर आया था, समझ लो 1920 में एक ऑर्डर आया था, और वो ऑर्डर रिवीजन में आ गया भाई, क्योंकि रिविजनल अथॉरिटी को ऐसा लगा कि उसके ऑफिसर ने जो 1920 में ऑर्डर दिया वो कि कंप्लीटली इरोनियस दिया, इलीगल दिया, और उस ऑर्डर को रिवीजन के लिए ले लिया। अब उस ऑर्डर को अगर यहाँ रिवीजन के लिए लिया तो जब रिकॉर्ड्स मंगवाए जाएंगे तो सिर्फ 1920 के रिकॉर्ड्स ही मंगवाए जाएंगे, ओके
तब से लेके तो 2025 तक 26 तक जो भी आपका करंट फाइनेंशियल ईयर चालू है, सारे रिकॉर्ड्स मंगवाए जाएंगे, सारे रिकॉर्ड्स, यानी टिल द डेट ऑफ रिवीजन सारे रिकॉर्ड्स मंगवा लेंगे। इसमें आप कैसे फंस जाते हो पता है क्या? आप ऐसे फंस जाते हो कि ऑर्डर था 1920 का और रिकॉर्ड अभी तक चले जाते हैं, अब अभी तक के सारे रिकॉर्ड चले गए, तो उसमें अगर कुछ और ऐसी चीजें बाहर निकल के आ गई जो आपने गवर्नमेंट को नहीं दिखाई होगी, तो भाई साहब तुम तो और गियो और गियो। तो ये बड़ी खतरनाक प्रोविजन है कि अभी तक के सारे रिकॉर्ड्स आपसे मंगवा लिए जाते हैं। तो चलिए, रिविजनल अथॉरिटी कौन होती है? अगर ऑर्डर एडिशनल कमिश्नर और ज्वाइंट कमिश्नर ने दिया होगा तो प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर रिविजनल अथॉरिटी होगी, और असिस्टेंट डेप्यूटी कमिश्नर सुपरिटेंडेंट ने दिया होगा तो ज्वाइंट कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर रिविजनल अथॉरिटी होगी। ओके, तो ये रिविजनल अथॉरिटी आप अपने ही ऑफिसर का ऑर्डर रिविजन के लिए ले लेंगे। आफ्टर इंक्वायरी, after inquiry, pass such order as he thinks just proper, which is includes enhancing, modifying, annulling the original order. अब इंक्वायरी कंप्लीट होने के बाद उसके जो ओरिजिनल ऑफिसर ने ऑर्डर दी होगी, हो सकता है उसमें एनहांसिंग कर दे, टैक्स बढ़ा दे, मॉडिफिकेशन कर दे, या ओरिजिनल ऑर्डर को कंप्लीटली कैंसिल कर दे। कैंसिल कर दे, डिपेंड्स एज दे थिंक फिट। रिविजनल अथॉरिटी को जो ठीक लगता है वो ऑर्डर यहाँ पे देंगे। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम के हिसाब से आपको पढ़ के जाना है, और वो कौन सा? फर्स्ट, आरए कैन नॉट रिवाइज द फॉलोइंग ऑर्डर। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि कौन सी ऑर्डर वो रिवाइज नहीं कर सकते। ऑर्डर सब्जेक्ट टू अपील बिफोर अपीलेट अथॉरिटी, अपीलेट ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। मतलब कोई ऑर्डर अगर अपील में जा चुकी है, अपील में जा चुकी है मतलब अपीलेट अथॉरिटी के पास जा चुकी है, अपीलेट ट्रिब्यूनल में वो डिस्कशन चल रहा है, या हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, तो फिर रिविजनल अथॉरिटी की इतनी पावर नहीं है कि वो कोर्ट के बीच में इंटरफेयर कर सके। तो ऑर्डर ऑलरेडी अपील में जा चुकी है तो फिर वो रिविजन के लिए नहीं ले सकते उस ऑर्डर को। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। दूसरा, ऑर्डर हैविंग पीरियड बिफोर 6 months और आफ्टर 3 years फ्रॉम द कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर। मतलब क्या? क्योंकि देखो 6 महीने तक तो रिव्यू का टाइम दिया हुआ है, ये 6 महीने का रिव्यू का टाइम दिया हुआ है, तो रिवीजन के लिए 6 महीने बाद उठाते हुए ऑर्डर को, क्योंकि 6 महीने तक अगर कोई रिव्यू के लिए भेजना है तो यहाँ पे इस प्रोविजन का अंडर में अपीलेट अथॉरिटी के पास वो रिव्यू के लिए भेज सकते हैं। हाँ, अगर 6 महीने के अंदर कोई वो ऑर्डर रिव्यू के लिए नहीं गई होगी और बाद में पता चलता है कि एरोनियस है, इलीगल है, तो वो सिचुएशन में वो रिवीजन के लिए उठाएंगे। तो वो ऑर्डर को 6 महीना कंप्लीट हो जाना चाहिए। 6 महीने के पहले रिवीजन के लिए नहीं उठाएंगे वो ऑर्डर को, और 3 साल बाद नहीं उठाएंगे फ्रॉम द कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर। ये आपने याद रख लेना है कि यहाँ पे उन्होंने ये कहा है कि मिनिमम 6 months ऑर्डर को हो जाना चाहिए और मैक्सिमम यहाँ पे 3 years होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट, ऑर्डर ऑलरेडी टेकन फॉर रिवीजन, और अगर कोई ऑर्डर ऑलरेडी वो रिवीजन हो चुकी है तो फिर सेकेंड टाइम रिवीजन नहीं होगा, और खुद रिविजनल ऑर्डर फिर से रिवाइज नहीं हो सकती है, खुद रिविजनल ऑर्डर फिर से रिवाइज नहीं हो सकती है। आरए में पास एन ऑर्डर ऑन एनी पॉइंट, नॉट रेज एनी अपील बिफोर अपीलेट authority, tribunal, high court, supreme court before expiry of 1 year from the date of order in appeal or 3 years from the date of initial order, whichever is क्या later। अब देखो ये पॉइंट को समझ लेना, समझ लो उस ऑर्डर में 3 पॉइंट है, एक वैल्यू ऑफ सप्लाई है, एक प्लेस ऑफ सप्लाई का, और एक रिफंड का ऑर्डर है। आपका अपील वैल्यू ऑफ सप्लाई और प्लेस ऑफ सप्लाई पे चल रहा है, पर रिफंड का नहीं, रिफंड पे नहीं चल रहा है। तो हाँ ठीक है, अगर वो अपील में है तो आरए वो ऑर्डर रिवीजन के लिए नहीं उठा सकता, लेकिन अगर कोई ऐसा मैटर है जिसके ऊपर अपील में पॉइंट ऑफ डिस्कशन नहीं है, लेट्स टेक एग्जांपल, रिफंड का पॉइंट ऑफ डिस्कशन नहीं है अपील में, अगर रिफंड का पॉइंट ऑफ डिस्कशन अपील में नहीं है तो वो केस में वो रिफंड वाला पॉइंट रिवीजन के लिए ले सकते हैं। मतलब कब ले सकते हैं कि अगर जिस दिन में कोर्ट का ऑर्डर आया वहां से 1 year, या ओरिजिनल ऑर्डर से 3 years, विच एवर इज लेटर। मतलब ओरिजिनल ऑर्डर से 3 years में वो कभी भी ले सकते, क्यों ना वो अपील में हो, पर वो पॉइंट अपील में डिस्कशन में नहीं है। या जिस दिन अपील का ऑर्डर आया वहां से 1 साल के अंदर वो कभी भी ऐसे पॉइंट पर रिवीजन कर सकते हैं जो अपील में कंसीडर नहीं किया गया। तो भाई साहब ये अच्छे से पढ़ के जाना, आ सकता है रिवीजन पे। तो ये थी रिविजनल अथॉरिटी। चलो, तो अपीलेट अथॉरिटी का ऑर्डर या रिविजनल अथॉरिटी का ऑर्डर यहां पे आ गया, ठीक है। तो ये दोनों में से ऑर्डर आ गया। अब इसके अगेंस्ट में अपील फाइल करना है। अब इसके अगेंस्ट में अपील फाइल करने के लिए जो है एग्रीड पर्सन हो सकता है या डिपार्टमेंट हो सकता है। जैसे अपीलेट अथॉरिटी ने कोई ऑर्डर दिया, हो सकता है एग्रीड पर्सन को अग्रीड है, डिपार्टमेंट को अग्रीड नहीं है, डिपार्टमेंट केस फाइल करेगा। या यहाँ पे टैक्स पेयर को अग्रीड नहीं है तो वो एग्रीड पर्सन केस फाइल करेगा। सेम रिविजनल, कोई अगर ऑर्डर का रिवीजन हुआ होगा और आप अग्री नहीं हो, आप एग्री नहीं हो तो आप भी अपील फाइल कर सकते हो। पर ये अपील किसके पास जाएगी? तो ये अपील जाती है अपीलेट ट्रिब्यूनल, जिसको जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल कहा जाता है। तो अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास ये ऑर्डर जाएगी।
इसमें फॉर्म होगा APL 05। ओके, टाइम लिमिट होगा 3 मंथ्स फ्रॉम द कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर, और कॉन्डोनेशन यहाँ पे अप टू 3 मंथ्स, यानी 3 मंथ्स नॉर्मल टाइम पीरियड है। ओके, यानी जिस दिन ये अपीलेट अथॉरिटी के ऑर्डर की या रिविजनल अथॉरिटी के ऑर्डर की, वहां से 3 महीने के अंदर अपील फाइल हो जानी चाहिए, और कॉन्डोनेशन है अप टू 3 मंथ्स। नाउ अपीलेट ट्रिब्यूनल जिसे हम जिस्टेट कहते हैं, ये कैसे होता है, इसका स्ट्रक्चर देखो कैसे होता है, क्योंकि इस बार इन्होंने इसका स्ट्रक्चर ओके यहाँ पे फाइनेंस एक्ट 2023 से उन्होंने चेंज किया हुआ है स्ट्रक्चर यहाँ पे। तो ये स्ट्रक्चर देखो कैसा होता है, सेंटर और स्टेट। अब आपके अपीलेट ट्रिब्यूनल सेंटर के होंगे और स्टेट का होगा। ओके, अब सेंटर के अपीलेट ट्रिब्यूनल को प्रिंसिपल बेंच कहा जाएगा और एक स्टेट बेंच कहा जाएगा। ओके, पहले ऐसा नहीं था, पहले नेशनल बेंच और उसके बाद में स्टेट और एरिया बेंच था, अब नाम बदल गए हैं। ओके, यहाँ पे प्रिंसिपल बेंच और एक स्टेट बेंच कहा जाएगा। प्रिंसिपल बेंच यहाँ न्यू दिल्ली रहेगा, नेशनल बेंच नहीं, प्रिंसिपल बेंच है। ओके, इसमें ये बेंच में अब पहले 3 मेंबर होते थे, अब 4 मेंबर है। यहाँ पे P यानी प्रेसिडेंट, यहाँ लिख देना प्रेसिडेंट रहेगा। JM मतलब जुडिशियल, एक जुडिशियल मेंबर रहेगा, और TM मतलब टेक्निकल मेंबर, एक सेंटर का रहेगा और टेक्निकल मेंबर एक स्टेट का रहेगा। ऐसे 4 लोग इस बेंच में रहेंगे सेंटर में। और स्टेट बेंच में 2 जुडिशियल मेंबर रहेंगे, 2 जुडिशियल मेंबर रहेंगे, और एक टेक्निकल मेंबर सेंटर का रहेगा और एक टेक्निकल मेंबर स्टेट का रहेगा। आई होप यू अंडरस्टूड। तो इस तरह से ये बेंच का स्ट्रक्चर रहेगा। अब जुडिक्शन, ओके, टू हियर द अपील अगेंस्ट द ऑर्डर पास बाय AA और RA in a cases where one of the issue involved relate to the place of supply। आप देखिए यहां पे AA और RA का केस प्रिंसिपल बेंच के पास कब जाएगा, जब वन ऑफ द इशू इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। मतलब आपके केस में अगर केस के 10 पॉइंट हो गए तो उसमें एक भी पॉइंट अगर प्लेस ऑफ सप्लाई का होगा तो वो केस प्रिंसिपल बेंच हैंडल करेगा। ओके, वो प्रिंसिपल बेंच हैंडल करेगा। और अगर उसमें प्लेस ऑफ सप्लाई का मैटर नहीं है, अदर देन वो है, तो फिर वो बेंच स्टेट बेंच हैंडल करेगा। प्लेस ऑफ सप्लाई का एक भी पॉइंट होगा पूरे असेसमेंट में तो वो प्रिंसिपल बेंच के पास जाएगा, और प्लेस ऑफ सप्लाई का कोई भी इशू नहीं है तो वो केस स्टेट बेंच के पास जाएगा। ठीक है, इस बार जो है इस बार मतलब फाइनेंस एक्ट 2023 में उन्होंने यहाँ पे डिफरेंस इन ओपिनियन पर भी, नीचे अगर चार्ट के नीचे आते तो डिफरेंस इन ओपिनियन इन प्रिंसिपल बेंच और स्टेट बेंच, तो वो केस कैसे हैंडल होगी वो भी दिया गया है। ओके, देखिए अपील वाज ओरिजिनली हर्ड बाय मेंबर ऑफ स्टेट बेंच। ओके, तो और उसमें डिफरेंस इन ओपिनियन है, स्टेट बेंच ने अपील यहाँ पे सुनी और डिफरेंस इन ओपिनियन है, तो वो केस में करना क्या, तो प्रेसिडेंट शैल रेफर द केस टू अनदर मेंबर ऑफ अ स्टेट बेंच विद इन द स्टेट। तो ठीक है, अब देखो प्री प्रेसिडेंट क्या करेगा, जो प्रिंसिपल बेंच का है, अगर स्टेट बेंच में डिफरेंस इन ओपिनियन है तो फिर वो उसी स्टेट में कोई अनदर बेंच होगा उसको वो केस ट्रांसफर कर देगा कि आप देखो क्योंकि ये बेंच का डिफरेंस इन ओपिनियन आ रहा है, तो अनदर मेंबर ऑफ स्टेट बेंच विद इन द स्टेट, और नो सच अदर स्टेट बेंच इज अवेलेबल विद इन द स्टेट। समझ लो उस स्टेट में एक ही बेंच है, टू अ मेंबर ऑफ स्टेट बेंच ऑफ अनदर स्टेट। समझ लो महाराष्ट्र में 3 बेंच है, तो एक स्टेट बेंच में 3 स्टेट बेंचेस है, तो एक स्टेट बेंच में डिफरेंस ओपिनियन है तो दूसरे स्टेट बेंच को भेज देगा। अगर एक ही बेंच दिया हुआ है उस स्टेट में तो फिर ओके, समझ लो गोवा में एक ही स्टेट बेंच दिया हुआ है तो फिर उसका केस महाराष्ट्र, दिल्ली कहीं पे भी जा सकता है अगर डिफरेंस इन ओपिनियन है। अपील वाज ओरिजिनली हर्ड बाय मेंबर ऑफ प्रिंसिपल बेंच, प्रिंसिपल बेंच ने ओके वो सुना है, तो अनदर मेंबर फ्रॉम द प्रिंसिपल बेंच। ओके, तो ठीक है, तो प्रिंसिपल बेंच में ओके जो अनदर मेंबर रहेगा, डिफरेंस इन ओपिनियन है, हो सकता है 2 लोग बैठे होंगे, 3 लोग बैठे होंगे, 4 लोग बैठे होंगे, और डिफरेंस इन ओपिनियन है तो वो केस में फिर अनदर मेंबर जो रहेंगे प्रिंसिपल बेंच के उनको दिया जाएगा। अगर 2 लोग बैठे होंगे तो बाकी के 2 लोगों को भी दिया जाएगा, 3 लोग बैठे होंगे तो बाकी के जो एक पर्सन बचा उसको दिया जाएगा। ये प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा। वेयर नो सच अदर मेंबर इज अवेलेबल, नहीं अवेलेबल, क्योंकि जहां तक देखा जाए चारों मेंबर्स बैठे हुए हैं, तो टू अ मेंबर ऑफ एनी स्टेट बेंच एंड पॉइंट शैल बी डिसाइडेड एज पर द मेजोरिटी इंक्लूडिंग मेंबर्स हु फर्स्ट हर्ड इट। तो फिर स्टेट बेंच को इन्वॉल्व किया जाएगा। हाँ, प्रिंसिपल बेंच में चारों मेंबर में डिफरेंस इन ओपिनियन है तो स्टेट बेंच को इन्वॉल्व किया जाएगा उस पॉइंट्स पे, और फिर ओके जिसने भी केस यहाँ पे सुनी है प्रिंसिपल बेंच एज वेल एज स्टेट बेंच, उसमें जो मेजोरिटी रहेगी, मेजोरिटी ओपिनियन जो रहेगा उसके बेस पे डिसीजन होगा। एग्जाम के हिसाब से मुझे नहीं लगता है इतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन फाइनेंस एक्ट 2023 ने ये प्रोसीजर दी है तो एक बार पढ़ लेना ओके ओपिनियन का। यहाँ पे चलिए अब देखिए थोड़ा ये वाले साइड पे आता हूँ।
नंबर ऑफ मेंबर रिक्वायर्ड टू हियर द अपील, जैसे मैंने आपको बताया, ओके, यहाँ प्रिंसिपल बेंच भी 4 मेंबर का रहेगा, स्टेट बेंच भी 4 मेंबर का रहेगा, लेकिन केस सुनने के लिए कितने मेंबर, क्या चारों के चारों मेंबर्स होने जरूरी है? तो देखो वो क्या कहते हैं, इफ अ टैक्स, आईटीसी, फाइन, फी, पेनल्टी इन एनी ऑर्डर अपील अगेंस्ट is less than or equals to 50 lakhs and does not involve any question of law, then appeal may be heard by a single member with approval of president. अगर आपका केस टैक्स का होगा तो टैक्स लेस देन 50 या पेनल्टी का होगा या फाइन का होगा या सबका मिला के अमाउंट अगर 50 लाख है उसके नीचे होगा और उसमें कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं होगा तो एक बेंच भी उसको सुन सकता है विद द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट। ओके, और अदर केस में एक जुडिशियल मेंबर और एक टेक्निकल मेंबर होना जरूरी है। चलिए, ये हमने देखा। ओके, यहाँ पे अपीलेट ट्रिब्यूनल की बेंच कैसे डिजाइन होते हैं और सिंगल बेंच या मोर देन 1 पर्सन कब केस यहाँ पे हियरिंग करेंगे, ये हमने देखा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ देख लेते हैं। अपीलेट ट्रिब्यूनल कैन रिफ्यूज एन अपील, वेरी इंपॉर्टेंट। अपीलेट ट्रिब्यूनल अपील रिफ्यूज कर सकता है वेयर अमाउंट ऑफ टैक्स, आईटीसी और डिफरेंस इन टैक्स और आईटीसी, फाइन, फीस, पेनल्टी डिटरमाइंड बाय सच ऑर्डर इज अप टू 50,000। यानी अगर आपका टैक्स अमाउंट या आईटीसी अमाउंट या कंबाइन करके अमाउंट आपका 50,000 या उससे कम है तो अपीलेट ट्रिब्यूनल हो सकता है आपकी केस रिजेक्ट कर दे छोटे अमाउंट के बेस पर। यानी जो ऑर्डर यहाँ पे अपीलेट अथॉरिटी ने दिया या रिविजनल अथॉरिटी ने दिया दैट्स फाइनल, अपीलेट ट्रिब्यूनल उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। ओके, मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन होगा तो विद इन 45 डेज फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ नोटिस, ओके, यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा APL 06 में। फीस इसकी 1000 फॉर एवरी 1 लाख और मैक्सिमम 25,000। डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसफर मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। और वैलिडिटी ऑफ एक्ट और प्रोसीडिंग ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल शैल नॉट बी क्वेश्चन और इनवैलिड मेयरली ड्यू टू वैकेंसी और डिफेक्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, ये पॉइंट उन्होंने यहाँ पे फाइनेंस एक्ट 2023 से ऐड किया कि अगर यहाँ पे कोई मेंबर की वैकेंसी रही, समझ लो 4 मेंबर चाहिए और एक मेंबर यहाँ पे प्रेजेंट नहीं रहा या वैकेंट है, अभी अपॉइंट नहीं हुआ, तो भाई वो कि बेंच पूरा नहीं है इसलिए डिसीजन जो दिया गया वो गलत है, ये नहीं माना जाएगा, ये नहीं माना जाएगा। तो चलिए दोस्तों, जहां तक देखा जाए तो हमने यहाँ पे ये क्वेश्चन देखा, लेकिन ये ख्याल रखना प्लेस ऑफ सप्लाई का केस होगा तो वो 100% प्रिंसिपल बेंच हैंडल करेगा इवन द अमाउंट 50,000 या लेस। ये 50,000 का भी क्राइटेरिया कब अप्लीकेबल है, जब उसमें प्लेस ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन नहीं होगा तो फिर ठीक है, फिर वो बेंच डिसाइड करेगा एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे। तो ये जो था हमने देखा रिगार्डिंग टू अपीलेट ट्रिब्यूनल। ठीक है, अपीलेट ट्रिब्यूनल। चलो अब ऑर्डर ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल देख लेते हैं। यहाँ पे ऑर्डर ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल, ऑर्डर अपीलेट ट्रिब्यूनल की जो आएगी, ऑर्डर ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल पास सच ऑर्डर देयर ऑन एज इज थिक फिट कंफर्मिंग, मॉडिफाइंग, एनलिंग द डिसीजन और ऑर्डर अपील अगेंस्ट। यानी ए का जो ऑर्डर है या आरए का जो ऑर्डर है हो सकता है कि कंफर्म कर देगा कि ऑर्डर सही है या मॉडिफाई करेगा या फिर उसको एनल यानी रिजेक्ट कर देगा। ओके, रेफर अ केस बैक टू AA और RA और ओरिजिनल एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फॉर फ्रेश एडजुडिकेशन। हाँ, अपीलेट ट्रिब्यूनल केस रेफर बैक कर सकता है फॉर फ्रेश एडजुडिकेशन, ए नहीं कर सकता, लेकिन अपीलेट ट्रिब्यूनल कर सकता है कि भाई ये पॉइंट कंसीडर नहीं हुआ है, वापस भेजो केस को, ये पॉइंट को कंसीडर करके फिर से एडजुडिकेट करो, तो फ्रेश एडजुडिकेशन के लिए केस वापस भेज सकता है। टाइम लिमिट ऑफ ऑर्डर अगर एडवाइजेबल है विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ अपील। कॉपी ऑफ ऑर्डर सबके साथ शेयर करेगा, ओरिजिनल जो अथॉरिटी थी जिसने एडजुडिकेशन किया, AA RA, ओके, सबके साथ वो शेयर करेगा, एज वेल एज यहाँ पे जुडिक्शनल कमिश्नर और जिसको जो एग्रीड पर्सन है। बाइंडिंग इफेक्ट, एवरी ऑर्डर पास बाय अपीलेट ट्रिब्यूनल शैल बी फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन द पार्टीज अनलेस डिस्प्यूट इज टेकन टू हायर अपीलेट फोरम। जो भी ऑर्डर यहाँ पे दी गई वो फाइनल मानी जाएगी जब तक आगे आप अपील फाइल नहीं करते, और वो बाइंडिंग ऑन डिपार्टमेंट एज वेल एज बाइंडिंग ऑन टैक्स पेयर रहेगा। I hope you understood. Important note, any order made by appellate tribunal may be enforced by it in the same manner as if were decree made by court or suit pending therein. अब देखो, अपीलेट ट्रिब्यूनल एक्चुअली कोर्ट नहीं है, ये क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटी है जो बाय एक्ट फॉर्म हुई है, कोर्ट बाय कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म होते हैं। लेकिन ये पॉइंट ये कहता है कि इवन दो अपीलेट ट्रिब्यूनल क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटी है, फॉर्म बाय एक्ट है, पर उनका ऑर्डर ऐसे ही माना जाएगा जैसे ये कोर्ट का ऑर्डर है। नेक्स्ट, ऑल प्रोसीडिंग बिफोर अपीलेट ट्रिब्यूनल शैल बी डीम्ड टू बी अ जुडिशियल प्रोसीडिंग अंडर इंडियन पिनल कोड, और वो प्रोसीडिंग सारी जुडिशियल प्रोसीडिंग मानी जाएगी जो ट्रिब्यूनल के सामने लड़ी गई है, इवन दो ये क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटी है। Rectification of order by appellate tribunal important. Now,
सवाल ये खड़ा होता है कि अपीलेट ट्रिब्यूनल ने अगर कोई ऑर्डर दिया तो क्या वो अपना ही ऑर्डर रेक्टिफाई कर सकते हैं? यस, दे कैन अमेंड एनी ऑर्डर सो एज टू रेक्टिफाई एरर अपरेंट ऑन फेस ऑफ द रिकॉर्ड। मतलब अगर कोई एरर ऐसी पता चलती है जो क्लियरली आइडेंटिफाइबल है, ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड है, हाँ, उतना वो अमेंड कर सकते हैं। हाँ, अपना डिसीजन नहीं बदल सकते। एक बार जो डिसीजन दे दिया अपीलेट ट्रिब्यूनल ने वो फाइनल है, वो डिसीजन वो नहीं बदल सकते। हाँ, लेकिन कोई मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड होगी तो वो करेक्ट कर सकते हैं। मे बी नोटिस इन ऑर्डर बाय ओन अकॉर्ड या ब्रॉट टू नोटिस बाय कमिश्नर्स और अदर पार्टी टू द अपील विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, तो वो रेक्टिफाई कर सकते हैं। If amendment has effect of enhancing assessment or reducing a refund or ITC otherwise increasing the liability, then party has been given opportunity of being heard. अगर किसी भी तरह से टैक्स बढ़ जाता है, ITC कम हो जाता है, लाइबिलिटी आ जाती है, तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा। तो ये हमने देखा ऑर्डर ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल। चलिए, अब अपीलेट ट्रिब्यूनल का ऑर्डर आ गया, इसके अगेंस्ट में मुझे अपील फाइल करना है। अब इसके अगेंस्ट में डिपार्टमेंट को अपील फाइल करना है या अग्रीड पर्सन को अपील फाइल करना है, तो ख्याल रखा जाए। अगर डिपार्टमेंट को अपील फाइल करना है तो वो सिचुएशन में अगर उसमें कोई भी पॉइंट प्लेस ऑफ सप्लाई का होगा तो डायरेक्ट अपील सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगी, या एग्रीड पर्सन को अपील फाइल करना है और एक भी पॉइंट प्लेस ऑफ सप्लाई का होगा तो डायरेक्ट केस सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगी। हाँ, अगर उसमें कोई पॉइंट प्लेस ऑफ सप्लाई का नहीं है और यहाँ पे तो अगर प्लेस ऑफ सप्लाई का नहीं है तो वो हाई कोर्ट के पास जाएगी, यहाँ पे यानी उसका अपील हाई कोर्ट के पास फाइल होगा। हाई कोर्ट के पास जो अपील फाइल होगा APL 08 में फाइल होगा, विद इन 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर फाइल होगा और उसमें क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व होना जरूरी है। ओके, यानी हाई कोर्ट ऐसे एंटरटेन नहीं करेगा कि ट्रिब्यूनल का ले लो। हाँ, अगर उसमें क्वेश्चन ऑफ लॉ होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर ये क्वेश्चन ऑफ लॉ होगा तो ही हाई कोर्ट उसको एंटरटेन करेगा। व्हाट डू यू मीन बाय क्वेश्चन ऑफ लॉ? मतलब वो ऐसा केस है जो इंटरप्रिटेशन मैटर पे है, अभी तक कोई कोर्ट ने सेटल नहीं किया है, कोर्ट के अलग अलग डिसीजंस है, तो ऐसे केस में वो क्वेश्चन ऑफ लॉ है, इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड है, तो हाई कोर्ट उसको एंटरटेन करेगा और फिर हाई कोर्ट का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। पर हाई कोर्ट का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट में ऐसे इजीली नहीं जाता है। हाई कोर्ट सर्टिफाई करता है कि यस ओके दिस ऑर्डर इज फिट फॉर सुप्रीम कोर्ट। बहुत बार ऑर्डर हाई कोर्ट डिसीजन देते वक्त ये लिखता है कि भाई हमारे हिसाब से डिसीजन ये है और ये ऑर्डर है हमारी, लेकिन अगर एग्रीड पर्सन को सुप्रीम कोर्ट में जाना है तो जा सकता है। अगर हाई कोर्ट ऐसा लिखता है कि सुप्रीम कोर्ट में जाना है तो जा सकता है, तो ही केस सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, अदरवाइज केस सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगी। उसको सर्टिफाई करना पड़ता है कि बस दिस केस इज फिट फॉर सुप्रीम कोर्ट, अगर जाना हो तो जा सकते हैं। तो ये था रिगार्डिंग टू यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के पास 2 ऑर्डर अपील होती है। कौन सी ऑर्डर अपील होती है? अगर सवाल पूछा गया 2 मार्क के लिए कि विच ऑर्डर्स आर अपीलेबल टू सुप्रीम कोर्ट, ऑर्डर ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल वेयर वन ऑफ द पॉइंट डिस्प्यूटेड पॉइंट इज प्लेस ऑफ सप्लाई, और सेकंड यहाँ पे ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट विच रिलेट टू सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड सर्टिफाइड बाय द हाई कोर्ट फिट फॉर सुप्रीम कोर्ट। तो वो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट के पास यहाँ पे जाएगी। नाउ सेक्शन 119 देखो क्या कहता है। सम ड्यू टू पेड नॉट विस्टैंडिंग टू अपील एक्सेट्रा, सम ड्यू टू गवर्नमेंट ऑन ऑर्डर पास बाय प्रिंसिपल बेंच और स्टेट बेंच ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट शैल बी पेबल इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट अपील इज प्रीफर्ड टू हायर अथॉरिटी। मतलब क्या, एक बार अपीलेट ट्रिब्यूनल ने या स्टेट बेंच ने यानी प्रिंसिपल बेंच या स्टेट बेंच ने अमाउंट फिक्स कर दी कि कितना देना है, या हाई कोर्ट ने फिक्स कर दी, तो वो पहले देना ही पड़ेगा इवन दो आप हायर अथॉरिटी के पास जा रहे हो फॉर अपील, हायर बेंच के पास जा रहे हो फॉर अपील, लेकिन आपको पहले वो पैसा दे देना पड़ेगा और बाद में आप हायर बेंच के पास जा सकते हो फॉर अपील। ठीक है दोस्तों, यहां पे एक मिनट, चार्ट में आपको एक काम करना है अपीलेट ट्रिब्यूनल में। हाँ चलो, एक पॉइंट मेरे को चार्ट में लेना है, आपको नहीं, मैंने लेना है यहाँ पे प्री डिपॉजिट। ये प्री डिपॉजिट जो है ओके, यहाँ पे जब आप अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास केस फाइल करते हो तो आपको प्री डिपॉजिट देना पड़ता है। पहले वाला प्री डिपॉजिट अपीलेट अथॉरिटी के लिए था, तो यहाँ प्री डिपॉजिट आपको अपीलेट ट्रिब्यूनल देना पड़ेगा अपीलेट ट्रिब्यूनल के केस में। और ये मैंडेटरी प्री डिपॉजिट कितना है? फुल अमाउंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी फाइन अग्रीड, और 20% ऑफ डिस्प्यूटेड अमाउंट। ये आपको इन एडिशन टू अबव, इन एडिशन टू अबव, यानी ये डिस्प्यूटेड अमाउंट 20% इन एडिशन टू अबव, यानी जो आप 10% दे चुके हैं वो तो ठीक है,
इन एडिशन टू अब आपको ये 20% और देना पड़ेगा, मतलब 10 + 20 30 हो जाएगा, बट मैक्सिमम 50 करोड़, उससे ज़्यादा आपको यहाँ पे देने की जरूरत नहीं है। तो मैक्सिमम लिमिट यहाँ पे 50 करोड़ होगी और ऊपर के केस में मैक्सिमम लिमिट आपका 25 करोड़ होगा। तो ये जो था मैक्सिमम अमाउंट, इतना आपको प्री डिपॉजिट इसमें रखना पड़ेगा। चलिए अब इसके कुछ लास्ट पॉइंट्स देख लेते हैं। और यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ एडिशनल एविडेंस बिफोर ए और अपीलेट ट्रिब्यूनल। अब समझ लो कोई ऐसे एविडेंस है, डॉक्यूमेंट्स है, ओके, या फिर ऐसे तुम्हारे कोई कंटेंशंस है जो प्रोसीडिंग में कहीं नहीं रखे गए, यानी जब आपके अगेंस्ट में शो कॉज नोटिस आई थी तब भी आपने वो पॉइंट नहीं उठाया, जब आपका ऑर्डर फाइनल हुआ तब भी आपने पॉइंट नहीं उठाया, ओके, और अब सडनली आप अपीलेट अथॉरिटी और ट्रिब्यूनल के सामने वो एविडेंसेस रख रहे हो, मे बी रिफंड का, मे बी आईटीसी का, मे बी टैक्सेबिलिटी का, कि सर ये हमारे ओके देखो यहाँ पे ये जो है समझ लो कोई ब्लॉक क्रेडिट का आईटीसी आपने ले लिया, ओके, डिपार्टमेंट के हिसाब से ब्लॉक क्रेडिट और आपका आपने आईटीसी ले लिया, कैटरिंग का बिल है आपने आईटीसी ले लिया, ओके, तो अब ऑफिसर ने उसको ऑर्डर दिया आपके अगेंस्ट में और आपको कहा कि तो ब्लॉक क्रेडिट आईटीसी नहीं मिलेगा। आपने कहीं पे भी ये नहीं पॉइंट रेज किया कि भाई इट इज़ अ पार्ट ऑफ कंपोजिट सप्लाई, मिक्स सप्लाई, या हमारे सप्लाई का पार्ट है, एक्सेप्शन टू ओके 17(5)(b) है, तो ये हमारे अगर सेम आउटवर्ड सप्लाई या कंपोजिट सप्लाई या मिक्स सप्लाई का पार्ट हो तो आईटीसी मिलता है, ये पॉइंट कभी नहीं रखा। और सडनली आपने अपीलेट अथॉरिटी और ट्रिब्यूनल के सामने पॉइंट रखा कि सर व्हाट एवर द कैटरिंग सर्विस और फूड वी हैव यूज इज अ पार्ट ऑफ और कंपोजिट और मिक्स सप्लाई, जिसके आपने डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस किए। तो जो आपने एविडेंसेस इसके पहले नहीं रखे वो एडिशनल एविडेंसेस डायरेक्टली अपीलेट अथॉरिटी और ट्रिब्यूनल एक्सेप्ट करेगा क्या? तो यहाँ पे ये है कि वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। Appellant shall not allow to produce any evidences before A और AT, एडिशनल एविडेंसेस, डॉक्यूमेंट्स या कोई भी एविडेंस आपका वो अलाउड नहीं है, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। बट उसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शन पहला है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी और ए रिफ्यूज टू एडमिट द एविडेंसेस और टू हैव बीन एडमिटेड। लेकिन जब आपके केस में केस चालू थी तब आपने पूरी कोशिश की ये बताने की कि इट इज अ पार्ट ऑफ कंपोजिट सप्लाई, मिक्स सप्लाई, आपने सारे एविडेंसेस दिए पर ऑफिसर ने रिजेक्ट कर दिए। हाँ, तब दिए होगे और ऑफिसर ने रिजेक्ट कर दिए होगे तो फिर ए या एटी आपका वो एडिशनल एविडेंस एक्सेप्ट करेगा। ये अपीलेंट वाज प्रिवेंटेड फॉर ए सफिशिएंट कॉज फॉर प्रोड्यूसिंग एविडेंसेस कॉल्ड बाय एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, ओके, या कुछ रीजन के वजह से आप उस वक्त प्रोड्यूस नहीं कर पाए, सफिशिएंट कॉज है कि भाई वो पार्ट ऑफ कंपोजिट सप्लाई, मिक्स सप्लाई एक बड़ा ऑर्डर था, उसका एज अ पार्ट हमने दिया था और उससे हमें अभी तक रिप्लाई नहीं आया, या हम कोई सफिशिएंट रीजन की वजह से हम प्रूव नहीं कर पाए तब कि ये पार्ट ऑफ कंपोजिट और मिक्स सप्लाई, या फिर ये एविडेंसेस हमारे फेवर में तुम नहीं प्रूव कर पाए और वो रीजन बता पाए, तो यहाँ ए और एटी एक्सेप्ट करेगी। Appellant was prevented by sufficient cause for producing the evidence relevant any ground of appeal to adjudicating authority. और लास्ट, adjudicating authority और A has made order appeal against without giving sufficient opportunity to appellant to produce evidence, या फिर वो एडिशनल एविडेंस के लिए आपको sufficient opportunity नहीं दी गई होगी तो फिर ठीक है, A और AT वो एक्सेप्ट करेगा। तो ये प्रोडक्शन ऑफ एडिशनल एविडेंस है। ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, रिलेटिव, रेगुलर एम्प्लॉय, एडवोकेट, सीए, सीएमए, सीएस, आईडीटी गैजेट ऑफिसर, जीएसटी प्रैक्टिशनर आपके ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं। लेकिन डिस्क्वालिफिकेशन ये है कि पर्सन डिसमिस और रिमूव फ्रॉम द गवर्नमेंट सर्विस, पर्सन कन्विक्टेड एनी ऑफेंस अंडर एनी लॉ, पर्सन फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट और पर्सन हु इज इंसॉल्वेंट, ओके, तो ये आपके ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव नहीं बन सकते। और ऑर्डर अगेंस्ट विच अपील कैनॉट बी फाइल्ड, मतलब कुछ ऐसी ऑर्डर है जिसके अगेंस्ट में अपील फाइल नहीं हो सकती, ओके, जो एडजुडिकेशन ऑर्डर है, मतलब किसी के पास भी अपील नहीं फाइल हो सकती, ना ए के पास ना एटी के पास, ओके। ऑर्डर ऑफ कमिश्नर और अदर फॉर ट्रांसफर ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम वन ऑफिसर टू अनदर, भाई कमिश्नर ने कहा कि नहीं प्रोसीडिंग ये ऑफिसर से ये ऑफिसर को शिफ्ट कर दो, उसने ऑर्डर दी, ये ऑर्डर को कहीं कोई भी अपील में नहीं जाएगा, ओके। नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ सीजर और रिटेंशन ऑफ बुक्स और डॉक्यूमेंट्स, उसके अगर ऑर्डर दी कि सीज कर लो डॉक्यूमेंट, बुक्स रिटेन कर लो, सीज कर लो, और उसमें आप अपील फाइल कर रहे हैं, नहीं, वो नहीं जाएगा। ऑर्डर सैंक्शनिंग प्रोसिक्यूशन, वो भी अपील में नहीं जाएगा। और ऑर्डर अंडर सेक्शन 18 रिलेटेड टू पेमेंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट एक्सेट्रा इन इंस्टॉलमेंट, हाँ, आपको इंस्टॉलमेंट 24 मिलनी चाहिए पर कम मिल गई, इसके अगेंस्ट में अपील फाइल नहीं हो सकती। ये एग्जाम में 2-3 मार्क के लिए आ सकता है कि कौन सी ऑर्डर अपील के लिए नहीं जाती है, तो ये आपने पढ़ के जाना, ये ऑर्डर अपील के लिए नहीं जाएगी। इस तरह से दोस्तों हमारा ये चैप्टर जो है अपील एंड रिवीजन हमने बहुत अच्छे से रिवाइज कर लिया, यहाँ हमने इसको कंप्लीट कर लिया। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये रिवीजन जो है कंप्लीट समझ में आ गया, आप सब्जेक्ट से कनेक्ट हो गए होगे। अब आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन उठाना है और पढ़ना चालू कर देना है। पहले सेल्फ पढ़ो, ओके, पढ़ना चालू कर दो फटाफट, ओके, और मेरे साथ ये चैप्टर कंप्लीट कर लो। सो दोस्तों, आपको अगर ये जो है यहाँ पे रिवीजन अच्छा लगा होगा
तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब हम रिवाइज कर लेते हैं बेटा टीडीएस एंड टीसीएस। टीडीएस टीसीएस मैं ओवरऑल आपको यहाँ पे रिवाइज कर दूंगा, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिकॉर्डिंग मेरे पास है वो रिवाइज कर दूंगा। हाँ, टीडीएस टीसीएस में एक छोटी सी फॉर्म वगैरह की अमेंडमेंट्स हुई है, तो अमेंडमेंट्स तो आप पढ़ ही रहे हो आई होप, और वो जरूर पढ़िएगा, अमेंडमेंट्स आप देख ही रहे होगे। और अमेंडमेंट्स की नोट्स और ये जो है साथ साथ में बाजू बाजू रखो, जैसे ही चार्ट हो जाता है अमेंडमेंट्स भी साथ में देख लो। हाँ, मोस्ट ऑफ द केस में मैंने अमेंडमेंट्स पूरी चार्ट में इनकॉर्पोरेट की है, अगर मेरे से कहीं और मिस्टेक हुई होगी, रह गई होगी, तो आपने वो इनकॉर्पोरेट कर लेना है, पर साथ साथ में अमेंडमेंट्स की नोट्स भी जरूर रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं हम यहाँ पे टीडीएस एंड टीसीएस। चलिए बेटा, तो हम रिवाइज कर लेते हैं टीडीएस और टीसीएस। ये जो है चार्ट आपको आपके लॉगिन में दिया हुआ है। तो बेटा ये जो आपको चार्ट है आपके लॉगिन में दिया हुआ है। आपको लॉगिन कैसे क्रिएट करना है, तो ये मैंने हमारे रिवीजन सेशन में फर्स्ट सेशन में बहुत अच्छे से बताया हुआ है। तो चलिए यहाँ डिस्कस करते हैं टीडीएस एंड टीसीएस। इसमें दो सेक्शन है, सेक्शन 51 और सेक्शन 52। तो सबसे पहले सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट सेक्शन 51 के फटाफट यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे टीडीएस कौन डिडक्ट करेगा अंडर सेक्शन 51? डिपार्टमेंट और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गवर्नमेंट एक्सेप्ट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ये याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है यहाँ पे वो टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगा। उसके बाद में लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट एजेंसी और नोटिफाइड पर्सन बाय गवर्नमेंट। और ये नोटिफाइड पर्सन में कौन आते हैं, इस तरह से आप कनेक्ट कर सकते हो। तो ये नोटिफाइड पर्सन में अगर मैं आपको बता दूं तो ओके, अथॉरिटी, बोर्ड और अदर बॉडी सेटअप विथ 51% इक्विटी कंसर्न विद द गवर्नमेंट, जिसमें ये जो अथॉरिटी सेटअप की होगी कोई भी एक्ट में या एस्टेब्लिश बाय द गवर्नमेंट, जिसमें गवर्नमेंट का स्टेक 51% से ज़्यादा है। सोसाइटी रजिस्टर्ड और एस्टेब्लिश बाय द गवर्नमेंट अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट और पीएसयू। तो इतने लोग जो है यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट करेंगे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है, और वो पॉइंट ये याद रखना है कि अगर ये जो भी डिपार्टमेंट यहाँ नोटिफाई किए, एक डिपार्टमेंट अगर दूसरे डिपार्टमेंट को या एक नोटिफाइड पर्सन दूसरे नोटिफाइड पर्सन को यहाँ पे सप्लाई करता है, तो वो केस में यहाँ टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। तो चलिए, तो ये हमने देखा कि टीडीएस कौन से केस में डिडक्ट किया जाता है। दूसरा फिर सवाल यहाँ आता है टीडीएस रेट क्या होगा। तो टीडीएस रेट बेटा 2% है, 1% सीजीएसटी और 1% एसजीएसटी। और ये टीडीएस कब डिडक्ट किया जाएगा? जब टोटल वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाइड एक्सीड्स 2,50,000 अंडर कॉन्ट्रैक्ट, यानी आपकी टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू अगर 2,50,000 के ऊपर है, तो वो सिचुएशन में टीडीएस यहाँ पे डिडक्ट किया जाएगा। तो हमें वैल्यू देखना है, वैल्यू एक्सक्लूड जीएसटी, यानी जीएसटी छोड़ के जो वैल्यू आएगी एज पर सेक्शन 15 वो वैल्यू लेना है। और कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 2,50,000 के ऊपर होगा तो टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। नो डाउट टीडीएस आपका जो डिडक्ट होगा वो जो पेमेंट कितना हुआ या क्रेडिटेड टू सप्लायर उसके बेस पे होगा। लेट्स टेक एग्जांपल, आपका कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 2,50,000 का है, सॉरी 3 लाख का है, और वो कॉन्ट्रैक्ट में आप 3 इनवॉइस बना रहे हो। इनवॉइस 1 1 लाख का, इनवॉइस 2 50,000 का, इनवॉइस 3 बाकी रिमेनिंग अमाउंट का। तो वो केस में अगर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 2.5 लाख के ऊपर है तो टीडीएस कट होगा, पर आपका टीडीएस जितना पेमेंट आ रहा है या जो आप इनवॉइस बना रहे हो ओके, उसके बेस पे यहाँ टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। ओके, यानी आपके इनवॉइस का जो पेमेंट आ रहा है, जितना पेमेंट अमाउंट पे आपका टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। आपका टीडीएस नेक्स्ट मंथली बेसिस पे डिपॉजिट होगा और नेक्स्ट मंथ के 10th तक आपका टीडीएस डिपॉजिट हो जाना चाहिए। डिडक्टर शाल फर्निश रिटर्न, और वो रिटर्न जीएसटीआर 7 में जाएगा। टीडीएस सर्टिफिकेट जो इशू होगा वो जीएसटीआर 7A में इशू होगा। और यहाँ पे डिडक्टी कैन क्लेम अ क्रेडिट ऑफ टीडीएस इन हिज इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, मतलब जो भी टीडीएस कट होता है वो यहाँ पे जिसका टीडीएस कट किया गया ओके, उसके कैश लेजर में जमा हो जाता है। जैसे समझ लो मैं गवर्नमेंट सप्लायर हूँ और मैंने गवर्नमेंट को आइदर गुड सप्लाई किया होगा या सर्विस सप्लाई की होगी, दोनों केस में टीडीएस डिडक्ट होता है। और वो केस में जैसे ही गवर्नमेंट मेरा टीडीएस डिडक्ट करता है, मेरे कैश लेजर में डिपॉजिट कर दिया जाता है दोस्तों। उसके बाद में एक्सेस और इरोनियस डिडक्शन ऑफ टीडीएस, मतलब अगर गवर्नमेंट ने मेरा एक्सेस टीडीएस डिडक्ट कर दिया या इरोनियस टीडीएस डिडक्ट कर दिया, जिसका टीडीएस उसने डिडक्ट नहीं करना चाहिए था, तो गवर्नमेंट को उसका रिफंड मिल जाता है। बट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट,
इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर वो टीडीएस यहाँ सप्लायर के कैश लेजर में आ चुका होगा तो फिर गवर्नमेंट को रिफंड नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो अब कैश लेजर में आ गया, तो यहाँ सप्लायर वो कैश लेजर का टीडीएस यूज कर लेता है, तो वो केस में गवर्नमेंट को रिफंड नहीं मिलता है। नेक्स्ट, डिडक्टर हैज टू कंपल्सरी रजिस्टर विदाउट एनी थ्रेशोल्ड लिमिट। टीडीएस का अगर आप टीडीएस डिडक्ट कर रहे हो तो जो गवर्नमेंट या गवर्नमेंट नोटिफाइड पर्सन लायबल हो जीएसटी में ना हो, उनको टीडीएस डिडक्ट करने के लिए सेक्शन 24 में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। और अमाउंट इन डिफॉल्ट शैल बी डिटरमाइन एज पर सेक्शन 73-74। मतलब किसी रीजन की वजह से यहाँ पे टीडीएस का पेमेंट नहीं हुआ बाय डिडक्टी, तो वो केस में 73-74 की नोटिस तो आएगी और एज वेल एज सेक्शन 122 का भी पेनल्टी लगेगा। अगर आपको लिखना हो तो वो लिख सकते हो कि 122 का भी पेनल्टी लगेगा। नाउ एक लिस्ट मैंने बना के दी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पढ़ के जाना। टीडीएस नॉट टू बी डिडक्टेड इन फॉलोइंग केसेस। और पहला बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर सप्लायर इन स्टेट ए होगा और प्लेस ऑफ सप्लाई इन स्टेट ए होगा, ओके, यानी लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट में होगा और रिसिपिएंट अदर स्टेट में होगा, तो वो केस में टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बेटा अगर रिसिपिएंट दूसरे स्टेट में है, ओके, जैसे सप्लायर महाराष्ट्र का एग्जाम्पल और प्लेस ऑफ सप्लाई ही महाराष्ट्र में है और रिसिपिएंट समझ लो कर्नाटक का है, तो वो टीडीएस काटेगा कैसे? क्योंकि यहाँ पे लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई अगर सेम स्टेट में है तो कौन सा टैक्स लगता है? सीजीएसटी और एसजीएसटी का लगता है। तो सीजीएसटी और एसजीएसटी का टीडीएस वहां का रिसिपिएंट नहीं कट कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो एसजीएसटी महाराष्ट्र का है और रिसिपिएंट कर्नाटका का है। तो कर्नाटका गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होगा या कोई भी होगा नोटिफाइड पर्सन, वो महाराष्ट्र का टीडीएस डिडक्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए वो सिचुएशन में टीडीएस की प्रोविजन अप्लाई नहीं होगी। उसके यानी यहाँ ये केस में ओके रिसिपिएंट टीडीएस नहीं काटेगा। सेकंड, व्हेन रिसिपिएंट इज अथॉरिटी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, तो वो सिचुएशन में टीडीएस कट नहीं होगा। थर्ड, व्हेन टैक्स इज पेड अंडर आरसीएम, हाँ वेरी इंपॉर्टेंट, आपका टैक्स अगर आरसीएम में होगा तो आरसीएम में ओके मे बी गवर्नमेंट बॉडी क्यों ना हो, मतलब मैंने कोई ऐसी सर्विस अप्लाई कर दी गवर्नमेंट को ओके जो आरसीएम में और गवर्नमेंट रजिस्टर्ड पर्सन है या ओके, तो वो सिचुएशन में या सोसाइटी को प्रोवाइड कर दी जो गवर्नमेंट एस्टेब्लिश सोसाइटी या कोई बोर्ड या अथॉरिटी जिसमें 51% से ज्यादा गवर्नमेंट का स्टेक है, तो वो अगर आरसीएम में होगा दोस्तों, तो वो सिचुएशन में यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाएगा आरसीएम के पेमेंट के लिए। अगर पेमेंट मेड टू अनरजिस्टर्ड सप्लायर, अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है और वो गवर्नमेंट को सप्लाई कर रहा है तो टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। जीएसटी कंपेंसेशन से इसका टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। एग्जम्प्टेड गुड्स और नील रेटेड गुड्स का टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। ओके, नॉन टैक्सेबल सप्लाई का टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा और शेड्यूल 3 का कोई अगर सप्लाई होगा तो उसका टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। तो बेटा ये जो है कौन कौन से केस में टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा, ये लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के हिसाब से ये पढ़ के आपको जाना है। तो ये हमने देखा एक शॉर्ट डिस्कशन अबाउट क्या टीडीएस। उसके बाद में हम बात करते हैं टीसीएस की। आ जाओ फटाफट टीसीएस पे। ओके, मेन पॉइंट देख लेते हैं और फिर उसके सब पॉइंट्स यहाँ पे देख लेंगे। हु इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स, यानी आपका टीसीएस कौन डिडक्ट करेगा? ईसीओ, जैसे अमेजोन हुआ, यहाँ पे फ्लिपकार्ट हुआ। ओके, तो ये जो ईसीओ है जिनके थ्रू सप्लायर सेल कर रहा है अदर गुड्स या सर्विसेज, ओके, तो वो यहाँ पे टीसीएस कट करेंगे। ओके, बट वो ईसीओ एजेंट नहीं होने चाहिए। एजेंट नहीं होने को चाहिए मतलब क्या कि कंसिडरेशन उनके थ्रू आ रहा है। सुनना, मतलब जो भी जिसने भी गुड्स बाय किया है वो पहले अमेजोन को पे कर रहा है और अमेजोन सप्लायर को पे कर रहा है और अमेजोन अपना कमीशन ले रहा है। तो टीसीएस कब कट होगा कि कलेक्शन उस ईसीओ के थ्रू हुआ, ओके, तो ही टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स होगा। तो व्हेन कंसिडरेशन इज कलेक्टेड बाय ईसीओ फॉर सप्लाईज मेड थ्रू इट, तो ही टीसीएस कट किया जाएगा। अगर ईसीओ जस्ट एजेंट है और वो कलेक्शन नहीं ले रहा है, वो सिर्फ दो पार्टी को ज्वाइन कर रहा है और डायरेक्ट पेमेंट अगर बायर सप्लायर को कर रहा है, वो ईसीओ के थ्रू यानी अमेजोन के थ्रू नहीं कर रहा है, तो वो केस में यहाँ पे टीसीएस नहीं काटा जाएगा। नाउ नेक्स्ट, एट व्हाट रेट, क्या रेट से टीसीएस डिडक्ट होगा? तो 1% से यहाँ पे टीसीएस डिडक्ट होगा। बी केयरफुल, टीडीएस 2% से है, ओके, 1+1, तो यहाँ टीसीएस यहाँ 1% से। और टीसीएस सीजीएसटी एसजीएसटी इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन में और इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन में आईजीएसटी का भी टीसीएस कट किया जाएगा। ओके, ऑन व्हाट वैल्यू यहाँ पे टीसीएस कट होगा? तो नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज मेड थ्रू इट बाय अदर सप्लायर। अब नेट वैल्यू कैसे निकालना हम यहाँ पे देखेंगे, लेकिन यहाँ पे ओके नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज उसके ऊपर यहाँ टीसीएस कट होगा। तो टीडीएस और टीसीएस में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। यहाँ टीडीएस तब कट होगा जब कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 2.5 लाख के ऊपर हो, पर यहाँ ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। यहां अगर मैं अमेजोन के थ्रू बेचता हूं और मैं यहां पे 10,000 का भी माल बेचता हूं, 10,000 तो छोड़ दो, 100 रुपए का भी माल बेचता हूं, तो मेरा टीसीएस कट किया जाएगा। हाँ, वो उसकी नेट वैल्यू निकाली जाएगी और वो नेट वैल्यू कितनी होगी हम आगे डिस्कस करेंगे उससे रिलेटेड।
टाइम लिमिट फॉर डिपॉजिटिंग टीसीएस, तो टीसीएस जो है वो जो भी कट किया गया वो अगले महीने के 10 तारीख तक डिपॉजिट कर लेना चाहिए। और जो ये ईसीओ टीसीएस काट रहा है उसको मंथली स्टेटमेंट जीएसटीआर 8 में अगले महीने के 10 तारीख तक देना पड़ेगा, और एनुअल स्टेटमेंट भी इनको देना पड़ता है, और एनुअल स्टेटमेंट जीएसटीआर 9B में बिफोर 31 दिसंबर ऑफ फॉलोइंग द एंड ऑफ फाइनेंशियल उनको देना पड़ेगा। अब आते हैं नेक्स्ट डिस्कशन पे कि नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई कैसे निकाला जाता है। नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, एग्रीगेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज other than services notified under 9(5) made during the month by all registered person through ECO minus aggregate value of taxable supplies returned to supplier during the month। अब मैं थोड़ा आपको ओके यहाँ पे इवन दो ऑल रजिस्टर्ड पर्सन बोला गया है, लेकिन ये जो है सप्लायर वाइज निकाला जाता है। जैसे मैं अमेजोन के थ्रू बेच रहा हूं, तो मैंने इस मंथ में जो भी माल बेचा अमेजोन के थ्रू, ओके, जो 9(5) में कवर नहीं होता है सर्विसेज वगैरह, तो जो अदर देन 9(5) का सप्लाई किया और वो अमेजोन के थ्रू किया, और नेक्स्ट वो जो है अदर देन 9(5) का सप्लाई जो अमेजोन के थ्रू मैंने किया है, टोटल इस मंथ का क्या किया माइनस इस मंथ में अगर मेरा कोई रिटर्न आया होगा तो वो रिटर्न भी कट किया जाता है, और जो नेट आया उस नेट वैल्यू पे मुझे यहाँ नेट वैल्यू पे ओके अमेजोन यानी ईसीओ मेरा टीसीएस कट करेगा। तो इस तरह से वो कैलकुलेट किया जाता है। Net value of taxable services okay, are calculated for each supplier separately on monthly basis. No TCS if net value is negative, ये हाईलाइट करना। अगर आपकी नेट वैल्यू नेगेटिव है या नील है तो टीसीएस नहीं कट होगा। अब ये नेगेटिव कैसे होगी कि हो सकता है कि मैंने इस मंथ में अमेजोन के थ्रू जो गुड्स बेचा या सर्विसेज दी वो यहाँ पे 50,000 की है, लेकिन मेरा रिटर्न जो आया वो 70,000 का है, तो वैल्यू नेगेटिव हो गई या नील होगी, तो वो केस में यहाँ पे टीसीएस कट नहीं होगा। सीबीआईसी एक क्लैरिफिकेशन टी बोर्ड के लिए था। ओके, टी बोर्ड के थ्रू ओके जो भी प्रोड्यूसर यानी सेलर बेचते हैं उनका भी टीसीएस नेट वैल्यू पे डिडक्ट होगा, और जो टी बोर्ड पे ऑक्शनियर होते हैं उनका भी एज अ ब्रोकरेज चार्जेस पे टीसीएस कट किया जाएगा, क्योंकि टी बोर्ड ये गवर्नमेंट एस्टेब्लिश बॉडी रहेगी। सम केसेस वेयर टीसीएस प्रोविजन नॉट एप्लीकेबल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, very very important। देखो, if supplier of service is not liable for registration, ECO is not required to collect tax at source on supplies made through it। मतलब क्या है कि यस सेक्शन 24 पढ़ते हो तो सेक्शन 24 में ओके जो सप्लायर ऑफ गुड्स है, ध्यान सुनना, जो सप्लायर ऑफ गुड्स है और वो ECO के थ्रू बेच रहा है तो सप्लायर ऑफ गुड्स को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है और उसका टीसीएस ECO काटेगा, लेकिन सप्लायर ऑफ सर्विस को पूरा थ्रेशोल्ड 20 लाख का मिलता है। तो ऐसा कोई सप्लायर ऑफ सर्विस है जो ECO के थ्रू सर्विसेज दे रहा है, जैसे यहाँ पे ओके एग्जाम्पल लो कि मैं ट्रेनिंग कोचिंग सर्विस दे रहा हूँ और ईसीओ के थ्रू दे रहा हूँ, ओके, तो वो सिचुएशन में अगर मैं नॉट लायबल टू रजिस्टर्ड होगा क्योंकि मैं थ्रेशोल्ड दे रहा हूँ तो वो केस में मेरा टीसीएस कट नहीं होगा। दूसरा, अगर आपका एग्जाम सप्लाई होगा तो टीसीएस कट नहीं होगा। तीसरा, ऑन सप्लाईज मेड बाय कंपोजिशन टैक्स पेयर, नो डाउट कंपोजिशन स्कीम होगी तो टीसीएस कट नहीं होगा, ये हमने सेक्शन 10(2) में देखा है। और इंपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ एज इट कवर अंडर क्या आरसीएम, ओके, तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ जो आरसीएम में आती है, साथ साथ में ओके यस वैसे तो ईसीओ आरसीएम में आता ही नहीं क्योंकि ईसीओ इज नॉट अ रिसिपिएंट, लेकिन कोई इंपोर्ट और गुड्स सर्विसेज ईसीओ के थ्रू इंपोर्ट की गई तो वो केस में यहां पे टीसीएस कट नहीं होगा। Now, okay, 9(5) के ECO, exception to service notified under section 9(5) where TCS provisions are applicable to ECO। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसी सर्विसेज जो 9(5) में है पर वहां पे टीसीएस कट हो सकता है। कौन सा? रेंटिंग ऑफ अकोमोडेशन बाय होटल हु इज लायबल टू रजिस्टर अंडर सेक्शन 22। अब थोड़ा ये पॉइंट को समझ लो, और वो पॉइंट क्या है, ओके, अगर आपको याद होगा तो अगर अकोमोडेशन सर्विस होटल दे रहा होगा, जब तक होटल वाला नॉट लायबल टू रजिस्टर्ड है तब तक ईसीओ की 9(5) की लायबिलिटी है, और 9(5) में ईसीओ 100% टैक्स देगा। ओके, समझ लो मेरा ऐसा होटल है कि मैं यहाँ पे ओयो होटल से सप्लाई कर रहा हूँ ईसीओ और मैं नॉट लायबल टू रजिस्टर्ड हूँ, 20 लाख के नीचे मेरा टर्नओवर है, तो ये केस में ओयो मेरा टीसीएस नहीं काटेगा, ये केस में ओयो जो है 100% लायबिलिटी देगा। लेकिन जैसे ही होटल वाला लायबल टू रजिस्टर्ड हो जाए, सुनना, जैसे ही होटल वाला लायबल टू रजिस्टर्ड हो जाए तो ये केस में अब ईसीओ 9(5) में नहीं रहा, वो केस में वो टीसीएस कट करेगा। दूसरी बात, सेम फॉर हाउस कीपिंग सर्विसेज, ओके, हाउस कीपिंग सर्विसेज में अर्बन क्लैब के थ्रू दे रहा हूं तो जब तक मैं नॉट लायबल टू रजिस्टर्ड हूं तब तक अर्बन क्लैब टैक्स देगा। जैसे ही मैं लायबल टू रजिस्टर्ड हो जाएगा, मेरा एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख के ऊपर चला जाएगा, तो वो केस में यहां पे लायबिलिटी जो आएगी वो लायबिलिटी अब यहां
सेक्शन 52 में टीसीएस काटा जाएगा और सप्लायर उसका टैक्स देता है, और ईसीओ अब पूरा टैक्स नहीं देता है, ईसीओ सिर्फ वो केस में क्या काटता है, टीसीएस कट करता है। सेम रेस्टोरेंट सर्विस नोटिफाइड प्लेसेस, अब ये स्पेसिफाई प्रीमाइसेस कौन सा, तो जहां डिक्लेयर टेरिफ 7,500 से ऊपर है या इक्वल्स टू या 7,500 के ऊपर है पर यूनिट, मतलब मोस्टली 3 स्टार 5 स्टार होटल, वो होटल के थ्रू अगर रेस्टोरेंट सर्विस आपने ली और वो ईसीओ के थ्रू लिया, समझ लो आपने स्विगी से ऑर्डर दिया और पर वो स्विगी से ऑर्डर ऐसे रेस्टोरेंट का दिया जहां होटल में रूम रेंट 7,500 या उससे ज्यादा है, तो वो सिचुएशन में 95 अप्लाई नहीं होता है, तो वो सिचुएशन में टीसीएस कट किया जाता है। ये पॉइंट हमने देखा। सम अदर प्रोविजन रिलेटिंग टू टीसीएस, जैसे फॉरेन ईसीओ होगा, तो क्या फॉरेन ईसीओ होगा तो उसको भी टीसीएस कट करना पड़ेगा? यस, उसको भी टीसीएस कट करना पड़ेगा और उसको टीसीएस कट करके पे करना पड़ेगा, अपना रिप्रेजेंटेटिव इंडिया में उसे अपॉइंट करना पड़ेगा उस पेमेंट के लिए। ईसीओ हैज टू ऑब्टेन सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर टीसीएस थ्रू ऑलरेडी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। हाँ, ईसीओ हैज टू ऑब्टेन सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर टीसीएस दो ऑलरेडी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, मतलब अगर कोई अमेजोन अपने सर्विस के लिए ऑलरेडी रजिस्टर्ड है जीएसटी में, तभी टीसीएस काटने के लिए उसको सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। मल्टीपल ई कॉमर्स मॉडल अगर होगा, टीसीएस इज टू बी कलेक्टेड बाय ईसीओ हु इज मेकिंग द पेमेंट टू सप्लायर फॉर सप्लाई मेड थ्रू इट। ये पॉइंट को समझ लो। मल्टीपल ई कॉमर्स मॉडल मतलब क्या, समझ लो मैं होटल बुक कर रहा हूं और ऐसे होटल में मेरी बुकिंग हो रही है जो लायबल टू रजिस्टर अंडर जीएसटी है, जिसमें टीसीएस कट होगा, ठीक है, क्योंकि छोटा होटल नहीं बड़े होटल में बुक कर रहा हूं। मैंने यहां पे बुक किया booking.com से, booking.com ने वो बुकिंग दी मेक माई ट्रिप को और मेक माई ट्रिप पेमेंट कर रहा है सप्लायर को, तो यहाँ मल्टीपल ईसीओ हो गए, booking.com भी हो गया और दूसरा मेक माई ट्रिप भी हो गया। और मेरी बुकिंग booking.com से हुई, वहां से बुकिंग मेक माई ट्रिप को चलेगी और मेक माई ट्रिप से यहाँ पे होटल को जा रही है। तो यहाँ ये केस में टीसीएस कौन कट करेगा, तो ये केस में जो ईसीओ सप्लायर को पेमेंट कर रहा है, तो सप्लायर को पेमेंट कौन कर रहा है, मेक माई ट्रिप, तो मेक माई ट्रिप सप्लायर को पेमेंट कर रहा है, तो वो सिचुएशन में टीसीएस वो कट करेगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, ईसीओ इज रिक्वायर्ड टू रजिस्टर अंडर टीसीएस, वो तो हमने देखा, इन ईच स्टेट और यूनियन टेरिटरी इन विच सप्लायर लिस्टेड ऑन देयर प्लेटफॉर्म आर लोकेटेड। मतलब क्या, अगर आपके प्लेटफॉर्म पे अलग अलग स्टेट के सप्लायर हो गए तो आपको हर स्टेट में सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेने पड़ेंगे। नेक्स्ट, टीसीएस इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी कलेक्टेड व्हेन सप्लाई इज सेलिंग थ्रू इट्स ओन वेबसाइट, हिज ओन प्रोडक्ट, या फिर वो परचेस करके सेल कर रहा है। हाँ, ख्याल रहे, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर में टीसीएस कब डिडक्ट होता है, जब कोई थर्ड पार्टी आपके वेबसाइट से सेल कर रही है। अगर आप ओन प्रोडक्ट सेल कर रहे हो या परचेस करके सेल कर रहे हो तो वो केस में टीसीएस डिडक्ट नहीं होगा, और अगर 95 की सर्विसेज है तो वो केस में टीसीएस डिडक्ट नहीं होगा। चलिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने देखा। उसके बाद में जीएसटीआर 8 और 9B की डेट जो है कमिश्नर एक्सटेंड कर सकता है। आफ्टर फाइलिंग जीएसटीआर 8 बाय ईसीओ, सप्लायर कैन क्लेम टीसीएस इन देयर कैश लेजर। जो भी टीसीएस कट हुआ, जिसका जीएसटीआर 8 फाइल हो गया बाय ईसीओ, तो वो सप्लायर के ई कैश लेजर में आ जाता है। उसके बाद में ये स्टेटमेंट में अगर जीएसटीआर 8 में कोई ओमिशन, इनकरेक्ट मंथली स्टेटमेंट में पर्टिकुलर चले जाती है तो वो रेक्टिफाई करना पड़ता है, और रेक्टिफाई जो है वो रेक्टिफाई करके उसका जो भी शॉर्टफॉल होगा वो आपको पे करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन ईसीओ को सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना है। जो सप्लायर ऑफ गुड्स है, ध्यान सुनना, जो सप्लायर ऑफ गुड्स है वो ईसीओ के थ्रू बेचते हैं, उनको भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है। लेकिन जो सप्लायर ऑफ सर्विसेज है, जो सप्लायर ऑफ सर्विसेज है, अगर वो 95 का ईसीओ यूज कर रहा है तो सप्लायर को रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। अगर वो 95 का नहीं है, मतलब अगर आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो और सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो और वो 95 के अंडर में होती है, तो वो केस में सप्लायर को तो रजिस्ट्रेशन का सवाल ही नहीं, क्योंकि 100% लायबिलिटी ईसीओ पे है। लेकिन समझ लो वो अदर देन 95, मतलब ऐसा लिख दो यहाँ पे कवर्ड, यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हो कवर्ड इन सेक्शन 52, इन सेक्शन 52, मतलब वो 95 में नहीं आ रहा है, 52 में आ रहा है। तो सर्विस के केस में टीसीएस तभी कट होगा जब यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर का थ्रेशोल्ड कंप्लीट हो जाएगा। मतलब क्या, गुड्स वालों को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है जो ईसीओ के थ्रू सप्लाई कर रहा है, पर सर्विस वालों को पूरा थ्रेशोल्ड मिलता है, उसके बाद ही रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो चलिए, ये पॉइंट हमने कर लिया। उसके बाद में मैचिंग मिसमैचिंग का जो पॉइंट है यहाँ पे, कि जो सप्लायर है, देखो सप्लायर जब भी सप्लाई कर रहा है, देखो टैक्स तो एक्चुअली सप्लायर को ही देना पड़ता है, सिर्फ ईसीओ टीसीएस काटता है या गवर्नमेंट टीडीएस काटती है।
ओके वो सिर्फ टीडीएस काट रही है, टैक्स का पूरा असेसमेंट सप्लायर को ही करना पड़ता है और उन्होंने काटा हुआ टीडीएस टीसीएस आपके इसमें जमा हो जाता है। तो सप्लायर को अपने जीएसटीआर 1 में सारी डिटेल्स देनी पड़ती है कि भाई ये ईसीओ के थ्रू अप्लाई किया या ये टीडीएस कट हुआ, और उधर जीएसटीआर 8 जब टीसीएस कट होता है तो जीएसटीआर 8 का फाइल होता है तो मैचिंग किया जाता है और उसमें कोई डिस्क्रिपेंसीज मिली तो वो रेक्टिफाई करनी पड़ती है सप्लायर को और ईसीओ को। अगर रेक्टिफाई नहीं की तो सप्लायर के जीएसटीआर 3B में आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में वो ऐड कर दिया जाता है। ओके नाउ जीएसटी ऑफिसर के पास इंक्वायरी की पावर है जो मैंने यहां पे दी है। ओके अब एक सर्कुलर जो यहां पे दिया गया है और वो स्पेशली सर्कुलर है रेस्टोरेंट सर्विस का। क्या हुआ था, रेस्टोरेंट सर्विस जो है पहले रेस्टोरेंट सर्विस टीसीएस में थी, लेकिन यहां पे रेस्टोरेंट सर्विस 1.5 साल पहले 9(5) में आ गई। मतलब अगर आप रेस्टोरेंट सर्विस ईसीओ के थ्रू देते हो, जस्ट मिनट बेटा, हाँ आप रेस्टोरेंट सर्विस ईसीओ के थ्रू देते हो, जस्ट मिनट, अगर आप रेस्टोरेंट सर्विस ईसीओ के थ्रू देते हो तो अब 9(5) के लायबिलिटी में स्विगी जो फूड पांडा वगैरह है ईसीओ लायबल रहेंगे पूरा टैक्स देने के लिए। अब कोई भी रेस्टोरेंट हो अदर देन स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस जहां होटल रूम का यूनिट रेंट जो है 7,500 या उससे ज्यादा है, उस रेस्टोरेंट से अगर मंगवाया तो सप्लायर लायबल रहेगा, नहीं तो 9(5) लायबल होगा। तो अब यहाँ पे कुछ सवाल थे जो ये क्लैरिफिकेशन रेस्टोरेंट सर्विस से रिलेटेड दिए गए। इज ईसीओ लायबल टू टीसीएस अंडर सेक्शन 52 फॉर रेस्टोरेंट सर्विस? ये जो भी क्वेश्चन है इन द फॉर द रेस्टोरेंट सर्विस है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर रेस्टोरेंट 9(5) में कवर हो रहा है, मतलब ओके सारे रेस्टोरेंट 9(5) में कवर होते हैं अदर देन स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस, तो अगर आपका रेस्टोरेंट 9(5) में कवर्ड होगा तो वो केस में टीसीएस कट नहीं होगा, लायबिलिटी टोटली 9(5) की होगी। लेकिन अगर आपका स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस में रेस्टोरेंट होगा, लिखना हो तो लिख देना, जो 9(5) में कवर नहीं हो रहा है यानी स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस में कवर होता है, तो वो केस में फिर टीसीएस कट किया जाएगा अगर सप्लाई ईसीओ के थ्रू हुआ। मतलब ऐसा होटल जहां 7,500 या उससे ज्यादा रूम रेंट है, उस रेस्टोरेंट का, उस होटल के रेस्टोरेंट से अगर बुकिंग हुआ ईसीओ के थ्रू तो वो केस में ईसीओ टीसीएस कट करेगा। Now next question, will ECO has to mandatorily take a separate registration with respect to supply of restaurant service notified under section 9(5) through them, though already registered to pay GST on service on their own account? ख्याल रहे, अगर लायबिलिटी 9(5) की है तो ECO को सेपरेट रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ता है, जो ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन है वो उसी रजिस्ट्रेशन के तहत 9(5) की लायबिलिटी कंप्लीट कर सकता है। हाँ अगर वो ECO टीसीएस का है, सेक्शन 52 का है, तो उसको सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेने पड़ते हैं। नेक्स्ट, इज ECO लायबल टू पे टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस मेड बाय अनरजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी थ्रू इट? यस बेटा, 9(5) में सप्लायर रजिस्टर्ड हो या ना हो उससे कोई लेना देना ही नहीं है। 9(5) की लायबिलिटी अगर होगी तो वो केस में ECO ही टैक्स देगा, फिर सप्लायर रजिस्टर्ड हो या ना हो। उसके बाद में विल रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडेड थ्रू ECO we consider for calculating aggregate turnover of restaurant service provider? Yes, देखो 9(5) में इवन दो लायबिलिटी ECO की होती है, पर टर्नओवर तो रेस्टोरेंट वाले का है, टर्नओवर तो कैब वाले का है, या टर्नओवर जो है यहाँ पे ओके हाउसकीपिंग वाले का है, तो टर्नओवर निकालते वक्त वो सप्लायर के टर्नओवर में आएगा। लेकिन हाँ 9(5) की लायबिलिटी ECO पे जाएगी, ठीक है। उसके बाद में कैन सप्लाईज ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस मेड थ्रू ECO बी रिकॉर्डेड एज इनवर्ट सप्लाई ऑफ ECO? नहीं, ECO जस्ट द इंटरमीडिएरी है, उसने कोई परचेस नहीं किया, इट्स नॉट अ इनवर्ट सप्लाई। क्या वो रिवर चार्ज में लायबिलिटी या फिर या आईटीसी ले सकता है क्या? नहीं, इट्स जस्ट द इंटरमीडिएरी। इसलिए 9(5) का ECO इंटरमीडिएरी है, इवन टीसीएस भी इंटरमीडिएरी, वो सिर्फ टीसीएस काट रहा है, वो लायबल नहीं है। ओके और वो उसका इनवर्ट सप्लाई नहीं है और वो आईटीसी भी नहीं ले सकता, या ना रिवर चार्ज में लायबिलिटी आएगी ना उसको उसका आईटीसी मिलेगा। Now, would ECO be liable to reverse proportionate ITC on inputs, goods or service for reason that ITC is not admissible on restaurant service? नहीं, ओके ECO जहां तक है वो जस्ट इंटरमीडिएरी है, वो उसका आउटवर्ड सप्लाई नहीं है, ओके या उसका वो इनवर्ट सप्लाई नहीं है, वो जस्ट टीसीएस काट रहा है या 9(5) में लायबिलिटी पे कर रहा है। तो ऐसे केस में उसको प्रोपोर्शनेट आईटीसी रिवर्स करने की कोई जरूरत नहीं है। कैन ECO यूटिलाइज इट्स आईटीसी टू पे टैक्स विद रिस्पेक्ट टू रेस्टोरेंट सर्विस सप्लाइड थ्रू इट? नहीं, ओके 9(5) की लायबिलिटी एज ए इंटरमीडिएरी लायबिलिटी है या टीसीएस का जो है इंटरमीडिएरी है, तो वो केस में वो अपना खुद का आईटीसी यूज नहीं कर सकता। उसके बाद में वुड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस थ्रू ECO बी टैक्स एट 5% विदाउट आईटीसी? हाँ अगर गुड्स और सर्विस अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस होगी, क्योंकि रेस्टोरेंट सर्विस ही सिर्फ 9(5) में जाएगी, उसके अलावा अगर कुछ होगा तो वो उसका यहाँ पे
ओके, टीसीएस कट किया जाएगा। ओके, अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस होगा जो 95 में कवर नहीं होता है, तो उसका टीसीएस कट किया जाएगा। वो रेस्टोरेंट सर्विस एंड गुड्स और सर्विस अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस सोल्ड बाय रेस्टोरेंट टू अ कस्टमर अंडर द सेम ऑर्डर टू बी बिल्ड डिफरेंटली, हु शैल लायबल टू रेज इनवॉइस इन सच केस। समझ लो आप मेरे रेस्टोरेंट में हैं, ओके, आपने रेस्टोरेंट सर्विस ली प्लस कोई दूसरा गुड्स और सर्विसेज मेरे रेस्टोरेंट से लिया जो रेस्टोरेंट सर्विस में क्लासीफाई नहीं होता है, तो ऐसे केस में बेटर एडवाइस ये है कि बिल अलग बनाओ। क्यों? क्योंकि रेस्टोरेंट सर्विस के बिल पे 95 लगता है और अदर गुड्स और सर्विसेज ईसीओ के थ्रू जा रहा है। सुनना, अदर गुड्स और सर्विसेज ईसीओ के थ्रू जा रहा है, तो वो केस में टीसीएस कट होगा। तो बेटर वे वो सिचुएशन में यहां पे आप सेपरेट बिल बनाओ तो ज्यादा अच्छा है। वेदर रेस्टोरेंट और ईसीओ विल इशू इनवॉइस फॉर रेस्टोरेंट सर्विस सप्लाइड थ्रू ईसीओ अंडर सेक्शन 95, वो केस में नो डाउट ईसीओ इनवॉइस देगा। जब 95 की लायबिलिटी होती है तो इनवॉइस ईसीओ ही देता है। ओके, लास्ट 11 कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं, वो तो प्रोसीजरल पॉइंट है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे टीडीएस और टीसीएस ओके सारे पॉइंट्स कवर करने की कोशिश की। आई होप आपको ये रिविजन क्लासेस में मजा आ रहा होगा, सारी रिविजन आपने अच्छे से कर ली होगी। तो बस इस बार 80 पार। अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना और कमेंट आप जरूर देना कि आपको रिवीजन कैसा लगा। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।